PDF ऑलरेडी होगा अगर हार्ड में सबके पास बुक्स होंगी। इफ़ यू वांट द स्क्रीन तो फिर वो भी शेयर हो जाएगी, लेकिन अगर सब बुक्स अवेलेबल हम स्टार्ट करते हैं। एंडो 126 पेज है, डबल ए फिजियोलॉजी एंडो। अच्छा, एंडो के स्टार्ट करने से पहले ना कुछ हम एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से एंडो कर लेते हैं कि एमसीक्यूज के हिसाब से किस तरह एंडो आती है और कौन कौन से जो है ना वो क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। ठीक है, ताकि एक दफ़ा हम पहले वो गो थ्रू कर लेंगे मेजर पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट हैं एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ। तो उसमें ये होगा कि जब हम एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे तो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक एमसीक्यूज हमारे पहले ही सॉल्व हो गए होंगे, तो हमें वो आगे ऑप्शन सेलेक्ट करना और सॉल्व करना इजी हो जाएगा। ऐसा ठीक है तरीका पढ़ाने का, या आप लोग चाह रहे हैं कि मैं एमसीक्यूज के साथ साथ ही आपको गाइड करूँ? चलिए ठीक है, फिर कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि एमसीक्यूज के साथ ही स्टार्ट करते हैं, तो फिर 132 फिजियोलॉजी का फर्स्ट एमसीक्यूज, विच हार्मोन इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ लाइपोप्रोटीन लाइपेज। अच्छा, इसमें ऑप्शन है इंसुलिन। इंसुलिन इटसेल्फ क्या करता है? इंसुलिन इटसेल्फ जो है वो लाइपोप्रोटीन लाइपेज की एक्टिविटी को तो ज़्यादा करता है, लेकिन जो हार्मोन सेंसिटिव लाइपेज होता है उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट। अच्छा, क्वेश्चन इज girl presented to OPD with the facial and chest hairs, size, external genital, and deepening of the voice. She also gives history of two siblings' death suffering from the same conditions which enzyme deficiency leads to. अच्छा, इसमें सिंपल एज वेल आपने ये थोड़ा सा याद रखना है कि जब कोई भी ऐसा एमसीक्यूज जिसमें हमारे जेनेटला, वेरलाइजेशन टाइप या फिर डीपनिंग ऑफ वॉइस इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो उसके अंदर हमने 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी को सिलेक्ट करना है। ये एक पूरा टेबल होता है जिसके अंदर 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज एंड 21 हाइड्रो ये हेल्प आउट करता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कॉर्टिसोन, ठीक है, वो इनकी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करता है। लेकिन टू सिंपली ऐसे लर्न किया जा सकता है कि जो 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी है दैट इज एसोसिएटेड विद द बीपी चेंजेस, 21 हाइड्रोक्सिलेज इज एसोसिएटेड विद वेरिएशन, और 11B हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी इज एसोसिएशन विद बोथ। 11B को कैसे याद करना है? 11B में ऐसे है वो 1 है, तो 1 + 1 मतलब कि पहली आप ऑप्शन देखें 17 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज की, दैट स्टार्ट्स विद 1 ना, तो हाइपरटेंशन ओनली 1। 21 हाइड्रोक्सिलेज विरलाइजेशन करता है, दैट स्टार्ट 2, तो इसमें हम सेकंड ऑप्शन पे आ जाएंगे, दैट इज द विरलाइजेशन। और 11B हाइड्रोक्सिलेज जो है वो विरलाइजेशन और हाइपरटेंशन दोनों में इन्वॉल्व होता है। तो जब भी कोई ऑप्शन आएगी जो विरलाइजेशन से एसोसिएटेड होगी तो हम उसमें जो है वो जाएंगे कि हम 21 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज। जी अब्दुल, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? ठीक है, थर्ड एमसीक्यूज इज व्हिच रिसीव इन एडिनोहाइपोफिसिस। ठीक है, सिस्टम होता है जो इंटीरियर में हमारे पास इंटीरियर एंड मैम आपकी आवाज़ बहुत कम आ रही है, प्लीज। अब ठीक है आवाज? अभी भी मैम कम ही सेम ही। बाकी सबको भी आवाज मेरी कम आ रही है?
मुझे तो ठीक आ रही है। ओके, ठीक है। ऑप्शन 3 है कि हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम को वो पूछ रहा है। तो हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम के साथ एडिनो हाइपोफिसिस को अटैच कर रहा है। एडिनो हाइपोफिसिस को क्यों कर रहा है? क्योंकि ये इंटीरियर पिट्यूटरी है। इंटीरियर पिट्यूटरी में एक पोर्टल जिसके थ्रू हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी में हार्मोन्स का उधर से जो है वो लिंकेज होता है, ठीक है। लेकिन जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है जिसे हम न्यूरो हाइपोफिसिस हैं, उसके अंदर न्यूरॉन्स का लिंकेज होता है। न्यूरॉन्स से जो है वो नर्व सिग्नल्स वगैरह आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए। तो जो हाइपोफिजल पोर्टल सिस्टम का जब पूछेंगे तो वो एडिनो हाइपोफिसिस में उधर जो है वो पोर्टल सिस्टम में एंटीरियर पिट्यूटरी में आएगा। नंबर 4 इज डोपामीन इनहिबिट स्विच। डोपामीन जो है वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट करता है। जब भी डोपामीन रिलीज ज़्यादा है वो कम हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारी जो ऑप्शंस में ये आता है कि जब भी प्रोलैक्टिनोमा होगा तो हम डोपामीन, ठीक है। तो इसीलिए दिया जाता है क्योंकि डोपामीन इनहिबिटरी एक्शन करता है प्रोलैक्टिन पे, ठीक है। और बहुत सारे एमसीक्यूज प्रोलैक्टिन के इस तरह भी आते हैं कि हाइपोथैलेमस जब भी अफेक्ट होता है तो सबसे ज़्यादा हार्मोन कौन सा अफेक्ट होता है, तो वो प्रोलैक्टिन अफेक्ट होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ऊपर उसका नॉर्मली इनहिबिटरी एक्शन शुरू हो, ठीक है। इसमें एक्सप्लेनेशन में भी उन्होंने दिया हुआ है कि एगोनिस्ट जो होते हैं ब्रोमोक्रिप्टिन वगैरह वो प्रोलैक्टिन की सिक्रीशन को इनहिबिट कर देते हैं और प्रोलैक्टिनोमा में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 इज हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय द जोना ग्लोमेरुलोसा। अब ये जीएफआर के नाम से याद किया हुआ है, पहले भी शायद आपने याद किया हो, ठीक है। जीएफआर दैट इज द ग्लोमेरुलोसा फेसिकुलेटा एंड रेटिकुलरिस, ठीक है। ये एड्रेनल कॉर्टेक्स की लेयर्स हैं जो जीएफआर के नाम से याद। अब इसमें क्या है कि ग्लोमेरुलोसा में मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स मतलब कि एल्डोस्टेरोन प्रोड्यूस होता है जो इसको प्रोड्यूस करता है। फिर उसके बाद हमारे पास फेसिकुलेटा आ जाता है जी, कोई ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है और कॉर्टिसोल प्रोड्यूस करता है और इसको जो है वो इन्हांस करता है एसीटीएच, ठीक है। और आखिर में आ जाता है हमारे पास एंड्रोजन्स जो कि डीएचए एंड टेस्टोस्टेरोन के लिए होते हैं, ठीक है। तो इसको अदर सेंस में सॉल्ट, शुगर और सेक्स के तौर पे भी याद किया जाता है, जैसे मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एंड एंड्रोजन्स, ठीक है। यही एमसीक्यूज इस तरह एमसीक्यूज में भी आता है और इस तरह भी एमसीक्यूज में आता है अगर मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं तो कौन सी लेयर अफेक्टेड होगी। इस तरह के एमसीक्यूज भी एक दो आए हैं। और दूसरा प्रोडक्शन के हवाले से भी आता है, जैसे एंजियोटेंसिन 2 एल्डोस्टेरॉन को करता है, एसीटीएच कॉर्टिसोल को करता है, तो ये भी आता है कि कौन सा किसको इन्हांस करता है। इस तरह एमसीक्यूज भी आता है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है 6-year-old girl presented to the OPD with the excessive facial and chest hair, adult size external genitalia and deepening of the voice. She also gives history of two siblings that suffering from the same condition. What test should be done to confirm the diagnosis? अच्छा, अब ये है कि इसमें उन्होंने टेस्ट पूछा है, ठीक है। अब पहले जो ऑप्शन आई थी, जो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2, उसमें हमें उन्होंने एंजाइम डेफिशिएंसी पूछी थी। जब कभी विरलाइजेशन के साथ एंजाइम डेफिशिएंसी पूछी जाएगी देन दैट इज द 21 हाइड्रोक्सिलेज डेफिशिएंसी। और उन्होंने पूछा टेस्ट, ठीक है। दैट इज वेरी मच डिफरेंट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2। अब अगर हमसे विरलाइजेशन के क्वेश्चन में टेस्ट पूछा जाएगा दैट इज 17 हाइड्रोक्सी क्योंकि 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन इज द मेन प्रिकर्सर, ठीक है। यहाँ से फिर आगे कॉर्टिसोल, एल्डोस्टेरॉन और एंड्रोजन्स वगैरह ने बनना होता है, ठीक है। तो ये हम टेस्ट करवाएंगे ताकि हमें पता चले कि अगर ये वाली अमाउंट ज़्यादा पड़ी हुई है तो इसका ये मतलब है कि सो रहे हैं जिसकी वजह से विरलाइजेशन के सिम्टम्स आ रहे हैं। किसी को समझ आ रही है मेरी? ओके, वी मैडम कंटिन्यू। यस यस ये सजेशन बाकी मर्जी तमाम ग्रुप मेंबर्स की और आपकी कि अगर यस बेहतर हो कि ये जो 5 इयर्स के जो टॉपिक्स पढ़ लें तो नहीं होगा मैडम, तो सारा कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इंस्टेड ऑफ रीडिंग द एमसीक्यूज और ऑप्शन अगर डिस्कस। सर डॉक्टर तलहा जो है वो हमें टॉपिक वाइज और उसमें से फिर हमें इसके एमसीक्यूज को सॉर्ट आउट करते थे।
हाँ, मैंने इसीलिए पहले पूछा है कि आप लोग ये चाह रहे हैं कि मैं टॉपिक वाइज पढ़ाऊँ या रिपीटेड एमसीक्यूज पहले वो डिस्कस कर लूँ, या फिर आपको एमसीक्यूज के साथ साथ ये डिस्कशन करती जाऊँ। जी आलिया। ये जो स्टार में पॉइंट्स लिखे हुए हैं ना, ये एमसीक्यूज ही है आपके, वन लाइनर करके लिखे हुए हैं, तो ये एमसीक्यूज में ना सारे के सारे आ जाते हैं, तो वहाँ पे भी एक्सप्लेन हो सकते हैं। तो बाकी बच्चों ने ही डिसाइड किया है कि एमसीक्यूज के साथ करेंगे कॉन्सेप्ट। अगर एमसीक्यूज के साथ ही अगर इस तरह भी करेंगे तो मैं साथ साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि ये ऑप्शन क्यों है, ये ऑप्शन, ताकि आपको क्लियर होता जाए ऑप्शन क्यों। और साथ में पुराने एमसीक्यूज जो कि इस रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे वो भी मैं आपसे शेयर करती जाऊंगी, जो जो मैं बताना चाहूँ। ठीक है, तो अगर आप लोगों को सूटेबल हो सेशन में तो हम ग्रुप में डिस्कस कर लें, क्योंकि अभी कुछ बच्चों ने उसके साथ कर रहे हैं, तो हम ये करते हैं आज। तो आप लोगों को जैसे सूटेबल हुआ हम वैसे भी चेंज कर लेंगे। ठीक, ओके डॉक्टर साहब। ठीक है, सेवेंथ में हम आ गए हैं। CGMP इज द सेकेंडरी रिसेप्टर ऑफ। CGMP के लिए हमें ANP है। CGMP में हमारे पास जो है वो 3 से 4 आते हैं, जिसके अंदर BNP, ANP, इधर लिखा हुआ है NO भी होता है। ठीक है, ये आपने रफ़ी में भी पढ़ा होगा। ठीक है, अगर अभी नहीं पढ़ा तो उसमें आप पढ़ेंगे एक टेबल, ठीक है, आपके उसके अंदर आएगा, जिसके अंदर से CHAMP के अंदर भी आप पढ़ेंगे, उसके अंदर IP3 के भी पढ़ेंगे, CGMP के भी पढ़ेंगे। तो इसको हम उसको फर्दर डिस्कस करेंगे, अभी आगे भी MCQs आएंगे। तो अब बस इतना याद कर लें कि CGMP के अंदर हमारे पास ANP, BNP, P वाले याद कर लें, सिर्फ ANP एंड BNP और NO, नो BNP एंड ANP, इतना याद कर लें कि GMP के अंदर उतना आता है। ड्यू टू द स्ट्रेस सर्जरी, क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट विल इंक्रीज एंड कॉज वेसोकंस्ट्रिक्शन। अच्छा, अभी MCQs कैसे याद करना है कि जब भी कभी बात करेगा स्ट्रेस के साथ वेसोकंस्ट्रिक्शन की, ठीक है, जब भी कभी वेसोकंस्ट्रिक्शन की बात करेगा दैट इज द कैटाकोलामीन, क्योंकि आपको पता है कि एपिनेफ्रीन एंड नॉन एपिनेफ्रीन जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। दे आर रिलीज्ड इन द स्ट्रेस कंडीशन सिंपैथेटिक सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर जो है वो वेसोकंस्ट्रिक्शन, वो आर्टरीज वगैरह की फौरी तौर पर वेसोकंस्ट्रिक्शन करते हैं। तो कभी भी स्ट्रेस के साथ अगर वेसोकंस्ट्रिक्शन का MCQs आए तो आई एम एम्फसाइजिंग ऑन इट के कैटाकोलामीन्स लगाना है। लेकिन अगर सिर्फ हार्मोन आता है तो उसके अंदर आप कॉर्टिसोल ग्रेटर देन ACTH लगाएंगे। लेकिन अगर अर्ली स्ट्रेस, तो फिर उसके अंदर आपकी सारी ऑप्शंस चेंज हो जाएंगी, उसमें CRH पहले हो जाएगा, फिर ACTH होगा, फिर कॉर्टिसोल होगा। दैट इज द सीक्वेंस। ठीक है, अगर सिर्फ हार्मोन आएगा दैट इज द कॉर्टिसोल ग्रेटर देन ACTH, डी स्ट्रेस आएगा तो उसमें CRH की ऑप्शन भी होगी, ACTH भी होगा, फिर उसके ऑप्शन पे जाना है। और वेसोकंस्ट्रिक्शन आएगी देन कैटाकोल। Which of the following, option number 9, hyperglycemic factor is the pancreas? pancreas से हमारे पास जो hyperglycemic मैम factor है वो, जी सॉरी, फॉर इंटरप्शन, ये प्रीवियस एमसीक्यूज के पूछ रहे थे कि स्ट्रेस के दौरान अगर वो कॉर्टिसोल का ऑप्शन ना हो और सिर्फ ACTH का हो, तो उस सूरत में फिर हम क्या क्या करेंगे, ACTH को क्लिक करेंगे? हाँ जी, फिर आप ACTH को करेंगे। लेकिन अगर अर्ली स्ट्रेस हो और उसमें ऑप्शंस हमारे पास अर्ली स्ट्रेस की पूछी हो और कॉर्टिसोल की ऑप्शन भी हो, तो फिर भी हम ACTH को ही करेंगे, क्योंकि दैट इज द सीक्वेंस के CRH, ACTH एंड कॉर्टिसोल अर्ली स्ट्रेस में होता है सीक्वेंस। सिर्फ सिंपल स्ट्रेस में कॉर्टिसोल ग्रेटर देन एंड स्ट्रेस प्लस वेसोकंस्ट्रिक्शंस में कैटाकोलामिन्स। ठीक है, समझ आ गई? यस मैम। ओके, ठीक। अच्छा, ऑप्शन नंबर 9 में हम हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर इज रिलीज्ड बाय द पैंक्रियाज। तो हाइपरग्लाइसेमिक फैक्टर ग्लूकागोन होता है। आज के हमारे पास हमें पता है मेजर सेल्स जो होते हैं वो अल्फा सेल्स होते हैं, जो कि ग्लूकागोन में होते हैं, जो हाइपरग्लाइसेमिक होते हैं। बीटा सेल्स इंसुलिन के लिए होते हैं, ठीक है, वो, और डेल्टा सेल होते हैं। अच्छा, सोमैटोस्टैटिन जो है वो इन दोनों के लिए जो है वो इनहिबिटरी एक्शन कर रहा होता है। ठीक है, डेल्टा सेल्स अगर सोमैटोस्टैटिन से क्रिएट करने लग जाए। दूसरा ये भी एक ऑप्शन आता है कि टेल पैंक्रियाज हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन भी कभी कभी आता है। व्हाट इंक्रीज इंसुलिन सिक्रीशन। अच्छा, इंसुलिन सिक्रीटन हार्मोन है। अगर आपने GIT पढ़ सिक्रेटिन, ये
ठीक है। तो उसमें उसमें भी स्क्रीटिन की ऑप्शन थी दैट इंसुलिन सिक्रीशन, स्क्रीटिन हमेशा इंसुलिन की सिक्रीशन को, इसके अलावा स्क्रीटिन के अलावा ग्लूकागोन ये भी इंसुलिन की सिक्रीशन को ज़्यादा करते हैं। स्क्रीटिन एक तौर पर एक्ट करते हैं, बिल्कुल सेम एक्ट करते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर ब्लड में ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएंगे या इंसुलिन का काम ये है कि वो अमाइनो एसिड्स को भी मतलब के लिए अमाइनो एसिड जब भी बॉडी में ज़्यादा होंगे तो इंसुलिन ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंसुलिन को डिक्रीज कौन कौन करता है, डिक्रीज क्या करता है, स्टैटिन। मैंने पहले भी बताया कि डेल्टा सेल्स से जो सोमेटोस्टैटिन निकलता है वो ग्लूकागोन और इंसुलिन दोनों को डिक्रीज करता है, ठीक है, इनहिबिटरी होता है। नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन जहाँ पे इंसुलिन को डिक्रीज है वहाँ पे ग्लूकागोन को इंक्रीज करता है। दफा आया है कि नॉरएपिनेफ्रिन और एपिनेफ्रिन या ग्लूकागोन का क्या ताल्लुक है, तो ग्लूकागोन के लिए वो मतलब कि इन्हांसिंग होते हैं, उसको इन्हांस करते हैं ग्लूकागोन को नॉरएपिनेफ्रिन एपिनेफ्रिन, और इंसुलिन को जो है वो डिक्रीज करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 11 इज थायरोग्लोबुलिन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम, ठीक है, फोलिकुलर सेल से होते हैं। और अगर ये भी आता है कि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होते हैं किसी भी इंजरी में या जब का अफेक्ट होता है तो उसमें कौन से सेल्स अफेक्ट होते हैं, तो उसमें फोलिकुलर सेल्स ऑफ द थायराइड अफेक्ट होते हैं, ठीक है, क्योंकि थायरोग्लोबुलिन और मेनली टीएसएच वगैरह फर्दर सॉरी वहीं से ही सारा कुछ प्रोसेस हो रहा होता है। तो फॉलिकुलर सेल्स आर द मेन सेल्स थायराइड के जो के अफेक्ट होते हैं हाइड्री में भी, और थायरोग्लोबुलिन भी मेनली फॉलिकुलर सेल से ही प्रोड्यूस होता है। हार्मोन विच question number 12, hormone which increase secretion in dark and causing hypogonadism, hormone is melatonin, ठीक है पिगमेंट है, ठीक है। कभी कोई ऑप्शन में इस तरह भी आता है कि मेलाटोनिन भी लिखा होता है और मेलानिन भी लिखा होता है, देन चूज मेलाटोनिन, क्योंकि हार्मोन मेलाटोनिन है, मेलानिन पिगमेंटेशन है, ठीक है। डार्कनेस में मेलाटोनिन रिलीज होता है जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है, और हाइपोगोनाडिज्म करता है जिसकी वजह से, ठीक है। और अगर ये पूछा जाए कि डीप स्लीप में कौन सा रिलीज होता है तो उसमें ग्रोथ हार्मोन डीप स्लीप में रिलीज होता है, ठीक है। नॉन रैम स्लीप जो होती है, डीप स्लीप दैट इज कॉल्ड एज डीप स्लीप, तो उसके अंदर ग्रोथ हार्मोन रिलीज होता है प्रोलैक्टिन। और सबसे ज्यादा अर्ली मॉर्निंग में हमें क्या मिलता है, कॉर्टिसोल, क्योंकि आपको याद हो कि हम लोगों ने अगर वो कॉर्टिसोल के टेस्ट हमने पढ़े थे जब हम कुशिंग सिंड्रोम पढ़ते हैं, तो उसमें हम ये भी पढ़ते हैं कि हम अर्ली मॉर्निंग उसकी डोज देखते हैं। तो अर्ली मॉर्निंग डोज देखने का यही है क्योंकि कॉर्टिसोल अर्ली मॉर्निंग में ज़्यादा होता है, तो उसकी डोजेज देखी जाती है कि कितनी इंक्रीज हुई है। अगर आपको याद हो तो वो इसीलिए देखी जाती है क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमारे पास जो हार्मोन है दैट इज द कॉर्टिसोल। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 इज मेटाबॉलिक फंक्शन ऑफ द थायराइड हार्मोन इन इज विच ऑफ द फॉलोइंग, तो उसमें प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो थायराइड हमारे पास हार्मोन होता है उस मल्टीपल फंक्शन जैसे कि वो ब्रेन मैचुरेशन में भी हेल्प आउट करता है, और इसमें जो ऑप्शन ठीक है वो इसके लिए ये प्रोटीन सिंथेसिस ही है, क्योंकि वगैरह भी नहीं करता, फैटी एसिड सिंथेसिस भी नहीं करता, ठीक है, और अमाइनो एसिड की कॉम्बिनेशन करता है फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14, एट द एंड ऑफ मैराथन रेस अ पर्सन हैज, जब भी मैराथन रेस एंड होगी तो पर्सन के पास क्या होगा, एट द एंड ऑफ द मैराथन हाई ग्लूकागोन और लो इंसुलिन। बस ये दो चीज़ें याद कर लें कि जब भी मैराथन रेस एंड होगी, उस अगर एंड कब ना पूछे, सिर्फ पूछे कि ड्यूरिंग द मैराथन रेस, तो उसमें इंसुलिन हाई होगी और ग्लूकागोन लो होगा। लेकिन जब एट द एंड ऑफ द मैराथन रेस होगा तो उसके अंदर ग्लूकागोन ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उसके मसल्स स्ट्रेच हुए हैं, मसल्स पुल हुए हैं, जिसकी वजह से वो ब्रेक डाउन शुरू हो गई है। ब्रेक डाउन शुरू होने की वजह से ग्लूकागोन वो ज़्यादा हो रही है, ठीक है, और इंसुलिन कम हो रही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 इज इंसुलिन इज रिलीज फ्रॉम विच सेल्स इन पैंक्रियास, तो इंसुलिन जो है वो बीटा सेल से, यू नो दैट कि वो ग्लूकागोन होता है, ठीक है। 6 year old, question number 16, to OPD with the excessive facial and chest hairs and size external genital deepening of voice
two sibling death suffering from the same condition. Which enzyme deficiency led to the single best deaths for thyroid disorders? अब thyroid disorder के लिए उन्होंने पूछ लिया डायरेक्टली, इन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि ये हम विरलाइजेशन का आपको बता रहे हैं तो एंजाइम डेफिशिएंसी बताएं। उन्होंने पूछा है कि थायराइड के लिए हमने सिंगल बेस्ट टेस्ट करना हो तो क्या करते हैं, तो हम TSH करते हैं फॉर द सिंगल बेस्ट टेस्ट फॉर द थायराइड। आप लोगों को समझ आ रही है? आर यू गेटिंग इट? इट्स इजी के जो कुछ नहीं समझ आ रहा आप लोग पूछ लें बेशक बीच में। डॉक्टर शलाइला ये क्वेश्चन 14 सर एक्सप्लेन कर दे ग्लूकागोन का, उसकी समझ में उस पॉइंट की। ओके ठीक है। वो ये है कि एट द एंड ऑफ मैराथन रेस क्या होता है कि हमारे मसल्स जो है वो सारा जो स्ट्रेच होता है वो अपने पोजीशन में नॉर्मल आ रहा होता है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जब मसल एक्सरसाइज के दौरान या रेस के दौरान हम यूज़ करते हैं तो मसल्स को हमारे चाहिए होती है ग्लूकोज, टेक डाउन स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से ब्लड में ज़्यादा होता है और फिर वो स्टार्ट हो जाती है, हमारे पास ग्लूकोज ज़्यादा हो जाती है और फिर उसके बाद जो है उस वक्त जो है क्योंकि एंड ऑफ मैराथन हो रहा होता है तो ग्लूकागोन के ब्रेकडाउन की वजह से ब्लड में ग्लूकागोन ऑलरेडी पे लो इंसुलिन होती है। ये पॉइंट नॉर्मल की तरफ आएगा, मतलब कि जो बंदा है दैट इज एक्सरसाइजिंग के बाद, ठीक है, जब वो रिलीफ हो जाएगा अगर हम बात करें ड्यूरिंग द मैराथन की ये जो नॉर्मल कंडीशन पेशेंट की आ जाएगी उसके अंदर फिर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो नॉर्मली इंसुलिन और ग्लूकोज के लेवल्स बैलेंस हो जाएंगे। ठीक है, अभी एंड ऑफ मैराथन में जो है वो ग्लूकोज की वजह से मसल्स के स्ट्रेच की वजह से ग्लूकागोन का लेवल हाई होगा और इंसुलिन का लेवल लो होगा। ठीक है डॉक्टर सादिया, आपको जी जी थैंक यू सो मच। आगे सर। ओके अच्छा, अब हम चल रहे हैं दैट इज ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन के लिए मैम जी जी आपने कहा था कि एट मैराथन जो है ग्लूकागोन इंसुलिन इंक्रीज होता है, लाइक जो एंड ऑफ द मैराथन के अपोजिट हो जाएगा। हाँ, वो उसके बाद मैंने नॉर्मल की बात की है कि अगर नॉर्मल अच्छा होगा तो लेवल्स दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है, वो इक्वल हो जाए। ठीक है, द मैराथन जी उसके ड्यूरिंग द मैराथन जो है वो इंसुलिन का लेवल ज़्यादा होगा और ग्लूकागोन का कम होगा। एट द एंड क्योंकि मसल स्ट्रेच होंगे तो उसकी वजह से ग्लूकागोन हाई हो जाएगा और इंसुलिन लो हो जाएगा। ठीक, ओके ओके अच्छा, क्वेश्चन नंबर 16 है ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय। ग्रोथ हार्मोन के लिए हमारे पास जो ये है स्टिमुलेशन है वो की जो हमारे पास सीक्वेंस है दैट इज द हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड नॉन रेम स्लीप। बाज दफा इस तरह नहीं आता, सिर्फ खाली स्लीप भी लिखा हुआ आ जाता है, तो इसको हेस से या हिज से याद कर लें कि ग्रोथ हार्मोन इज स्टिमुलेटेड बाय हिज, दैट इज हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज एंड देन नॉन रेम स्लीप। ठीक, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17, a patient came in ER with the BP 160 100 having the headache, fatigue and palpitation. Lab reveals low potassium level. What is the likely cause of his conditions? जब भी हमारे पास बीपी ज़्यादा होगा, हेडेक होगा, फटीग एंड पैल्पिटेशंस, ठीक है, ये एक और कॉजेज हैं, बीपी, हाइपरटेंशन, ठीक है, और लो पोटेशियम लेवल। ठीक है, एल्डोस्टेरोनिज्म में हमारे पास क्या होता है, हाइपर एंड हाइपो एल्डोस्टेरोनिज्म में एल्डोस्टेरोन जो है वो बॉडी के अंदर अगर वो हाई वो पोटाशियम लो कर देता है। ठीक है, पोटाशियम को एक्सक्रीट आउट कर देता है। ठीक है, जिसके बदले वो हाइड्रोजन आयंस वगैरह को ले लेता है अंदर। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन कि वो हाइड्रोजन आयंस की सिक्रीशन के दौरान पोटाशियम को रिलीज करना चाह रहा है या नहीं। हमारे पास दो सेल्स होते हैं, ठीक है, अल्फा इंटीग्रेटेड सेल्स, अगर आपने इसी वो रीनल पढ़ लिया है तो उसमें भी आएगा आगे फर्दर। ठीक है, और प्रिंसिपल सेल्स। एल्डोस्टेरोन जो है वो मेनली एक्ट करता है और पोटाशियम की स्टोरेज देता है इन द बॉडी और सिक्रीशन होता है। तो जब भी कभी लो पोटाशियम के साथ बीपी ज़्यादा आएगा तो इट मींस कि हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 18, कॉर्टिसोल मेन फंक्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग। कॉर्टिसोल का जो मेन फंक्शन है वो बस ये याद कर लें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस है और ग्लूकागोन का मेन फंक्शन ग्लूकोजिनोलाइसिस। कॉर्टिसोल जो है वो ग्लूकोज की प्रोडक्शन करता है और ग्लूकागोन ग्लाइकोजन
जो है वो ग्लूकोज ज्यादा करता है बॉडी में, ठीक है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस बाय द ग्लूकागोन एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस बाय द कॉर्टिसोल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन? तो ऑक्सीटॉक्सिन इज द न्यूरोसेक्रेटरी एंड एडीएच इज द न्यूरोसेक्रेटरी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ कि न्यूरो हाइपोफिसिस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पे नर्व एंडिंग के थ्रू हार्मोन्स आते हैं एंड दोज हार्मोन्स पोस्टीरियर पिट्यूटरी के, आप लोगों को पता है कि ऑक्सीटॉक्सिन एंड एडीएच होते हैं, ठीक है। अच्छा, 20th नंबर पे है, अ फीमेल वाज टेकिंग डोपामीन एंड अनएबल टू लैक्टेट। नाउ दिस इज बिकॉज डोपामीन इनहिबिट्स, कि डोपामीन को मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ होता है, तो इसलिए जब प्रोलैक्टिन इनहिबिट होगा और डोपामिन ज़्यादा होगा तो वो लैक्टेट नहीं कर पाएगी मदर। ये भी समटाइम एमसीक्यूज आता है कि लैक्टेशन के लिए हमारे प्रोलैक्टिन है लेकिन मिल्क इंजेक्शन के लिए, ठीक है, वो अगर उसके लिए ऑक्सीटॉसिन, यस डॉक्टर आयशा, एग्जैक्टली, उसमें फिर हमारे पास ऑक्सीटॉसिन की ऑप्शन होती है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 इज सेक्रेशन ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज डिक्रीज बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? तो ग्रोथ हार्मोन की किससे होती थी? दैट इज बाय द एक्सरसाइज एंड नॉन रेम स्लीप, सोमैटोस्टैटिन से। सोमैटोस्टैटिन आप जहाँ भी पढ़ेंगे ना, मोस्ट ऑफ द टाइम सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी ही होता है हर जगह ही, बहुत सारी चीज़ों में। जैसे हमने पहले ग्लूकागोन और इंसुलिन के लिए पढ़ा, दैट इज इनहिबिटरी, और वहाँ पे भी इनहिबिटरी था सोमैटोस्टैटिन, और यहाँ पे ग्रोथ हार्मोन के लिए भी सोमैटोस्टैटिन इनहिबिटरी होता है। इसीलिए जब भी कभी जाइजेंटिज्म या इस तरह की कोई ऑप्शन होती है तो हम उसमें सोमैटोस्टैटिन एनालॉग्स देते हैं, या हम वो पिट्यूटरी अगर एडिनोमा वगैरह हो तो उसकी सर्जरी करते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में हम आ जाते हैं, hyperthyroidism signs and symptom will also have other problem। तो VN प्रॉब्लम होगी, जैसे ग्रेव्स डिजीज के अंदर होता है, उसमें एक्सोफ्थैल्मोस होता है हमारे पास, ठीक है, आई प्रोट्रूड आउट कर जाती है, ठीक है, पेरीऑर्बिटल एडीमा भी रहता है, और लिड रैग एंड लिड रिट्रैक्शन, मतलब कि लिड्स जो है वो, ये टेस्ट आपने पहले किए भी होंगे, ठीक है, कि आप जब लिड को नीचे मूव करा रहे होते हैं तो वो स्लोली मूव कर रही होती है, ठीक है, और कंप्लीटली मूव भी नहीं करती है, लिड रिट्रैक्शन भी जिसे हम। Question number 23, growth hormone needs which of the following for its maximum effect is required? Insulin। growth hormone के लिए इंसुलिन चाहिए, इंसुलिन like growth factor 1 हम इसे कहते हैं, that is required for the growth hormone। 34, what seen first in response to stress? तो ये वही आ गया कि मैंने आपको बताया था CRF, वहाँ हमने पढ़ा था, उसमें मैंने यही बोला था कि अर्ली स्ट्रेस के अंदर हमने क्या देखा, तो रहेगा वही ऑप्शन CRF, ACTH एंड देन कॉर्टिसोल, ठीक है, ओनली स्ट्रेस कॉर्टिसोल एंड ACTH, और स्ट्रेस विद वेसोकंस्ट्रिक्शन के अंदर हमारे पास आएगा कैटाकोलामिन्स। क्वेश्चन is immunity actively works in the presence of which hormone? तो थायरॉक्सिन, थायरॉक्सिन जो है थायराइड हार्मोन जो है वो हमारे पास उसके मेन बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, जैसे कि प्रोटीन सिंथेसिस में होती है, ग्रोथ के लिए होती है, मेटाबॉलिक फंक्शंस में होती है, मेंटल फंक्शंस में जैसे मेंटल ग्रोथ में होती है, ठीक है, बच्चों में टी में भी थायराइड का हमारे पास थायरॉक्सिन, इसलिए उसमें responsible for the glycolysis, gluconeogenesis and ketogenesis, glucagon। अब एक चीज रख लें कि ऊपर हमने पढ़ा था कि मेनली अगर सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस की वो ऑप्शन दे कि ये एक सिर्फ हार्मोन हमें बताएं जो सिर्फ ग्लूकोनियोजेनेसिस करता हो, दैट इज द, लेकिन अगर वो इस तरह पूछे कि ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस, ठीक है, ये दोनों चीजें अगर साथ में आए देन दैट इज द ग्लूकागोन फॉर कीटोजेनेसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस। और अगर सिर्फ ग्लूकागोन का फंक्शन सिर्फ हाल ही पूछा द ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब कि ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज को ज्यादा करना, ठीक है क्या? सेल्स ऑफ पार्ट्स, मैम ये रिपीट कर दें एक दफा। अच्छा, ये 26 इसमें ये था कि अगर सिर्फ हम ये बात करें कि ग्लूकोनियोजेनेसिस कौन सा हार्मोन करता है, ओनली दिस, तो उसमें कॉर्टिसोल के ऑप्शन में हम कॉर्टिसोल को चूज करेंगे, कर दे जेनेसिस एंड कीटोजेनेसिस या सिर्फ कीटोजेनेसिस, तो उसमें हमारे पास ग्लूकागोन की ऑप्शन आएगी, ठीक है डॉक्टर, समझ आ गई? ओके।
अच्छा ये है कि आज मेरा थोड़ा सा लैपटॉप का इशू था तो मैं फ़ोन से ही कंडक्ट कर रही हूँ, तो अगर किसी को कोई क्वेश्चन करना है तो काइंडली वो अपना अनम्यूट करके वो मुझे आपके जो है ना वो मैसेजेस शो नहीं हो रहे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन नंबर 27 इज स्पोर्टिंग सेल्स ऑफ पार्स नर्वोसा इंक्लूड्स। तो इसमें हमारे पास जो है ना स्पोर्टिंग सेल्स जो होते हैं पार्स नर्वोसा के वो पिटियोसाइट्स होते हैं। ये हाइपोथैलेमस से जो हमारे पास ट्यूब आ रही होती है एंटीरियर और पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, वहाँ पे स्पोर्टिंग सेल्स का पूछा हुआ है, ठीक है। ये इसी तरह ही एमसीक्यूज जब भी आया है इसी तरह ही आया है, कभी उन्होंने इसको रोटेट करके कभी भी नहीं दिया। स्पोर्टिंग सेल्स हमारे पास पिटियोसाइट्स हैं, ये बस ऐसे ही याद करना। ग्लूकागोन इज स्टिमुलेटेड बाय ग्लूकागोन एक्सरसाइज से। अब ये देखें हमने तीन चीजें ही पढ़ी थी, उसके अंदर हमने हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सरसाइज और स्लीप पढ़ा था, ठीक है। इसी तरह डिक्रीज में हमने सोमैटोस्टैटिन पढ़ा था, इंसुलिन पढ़ा था और हाइपरग्लाइसीमिया उसके ऑपोजिट हो। इसी तरह मैंने आपको पहले एक एमसीक्यूज में बताया था जहाँ पे एपिनेफ्रीन का बताया था, जिसमें नॉर एपिनेफ्रीन एपिनेफ्रीन ग्लूकागोन को इंक्रीज करते हैं, इसमें भी आप एक्सप्लेनेशन में देख सकते हैं, और इंसुलिन को नॉर एपिनेफ्रीन और एपिनेफ्रीन कम करते हैं, ठीक है। इंसुलिन रिलीज इज इंक्रीज्ड बाय, इंसुलिन का रिलीज सिक्रेटिन ज्यादा करता है, जीआईपी ज्यादा करता है, हम इसको पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पैराक्राइन इफेक्ट, पैराक्राइन इफेक्ट जो है वो सोमैटोस्टैटिन का होता है। पैराक्राइन इफेक्ट होता क्या है? पैराक्राइन इफेक्ट होता है कि लोकल एरिया ऑफ प्रोडक्शन में जिधर वहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ पे इफेक्ट करे। अब जैसे देखेंगे सोमैटोस्टैटिन दैट इज प्रोड्यूस्ड हो रहा है, अगर पेंक्रियास क्या कर रहा है वो लोकली कर रहा है इंसुलिन, ठीक है। तो जो है वो हमारा ये सोमैटोस्टैटिन करता है, ठीक है। एंडोक्राइन जो एक्शन होता है उसमें हार्मोन्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ब्लड में और वो टारगेट सेल पे जाके लगते हैं, जैसे थायराइड हार्मोन हो गया, ग्रोथ हार्मोन हो गया। जब भी कभी टारगेट सेल के साथ जाके जिसने लगना है उसने अंदर ही अंदर काम करना है, ठीक है। उसने अंदर ही अंदर जाके टारगेट सेल्स पे जाके अटैच हो जाना है, ठीक है। और अगर ऑटोक्राइन की बात करेंगे तो ऑटोमेटिसिटी का पता है आपको कि ऑटोमेटिकली एक खुद ही एक चीज हो जाए, तो ऑटो से याद रखना है कि वो अपने ही सेम सेल्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं उसी पे ही एक्ट करेगा। इफेक्ट हैज सेम सेल्स दैट प्रोड्यूस इट ना, तो सेम पे ही इफेक्ट होगा। जैसे ऑटोफेगी होती है, अपने आप को ही खा जाना खुद ही से ही, मतलब कि खाना शुरू कर देना अपने ही सेल्स को, तो वो यही है ऑटोक्राइन का मतलब कि ऑटो इज लाइक कि अपने सेम सेल्स को, और पैराक्राइन जो आपके सराउंडिंग में सेल्स हैं लोकल एरिया के प्रोडक्शन में वहाँ पे इफेक्ट होना, और न्यूरोक्राइन दैट इज द कि वो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्ट जो आता है वो। क्वेश्चन नंबर 31 इज सर्केडियन रिदम इज कंट्रोल्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये हार्मोनल लेवल्स होता है, ठीक है। सुप्राकियास्मेटिक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस में, दैट कंट्रोल द सर्केडियन रिदम, वो उसको मैनेज करता है। और ये नाइट एंड डे का रिदम है जिसको मैनेज करने की बात कर रहे हैं वो, और हार्मोन लेवल्स जिसमें रिलीज होते हैं उसी तरह ही जिसमें मैंने आपको बताया कि रात में मेलाटोनिन रिलीज होता है जो कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है, ठीक है। फिर सुबह के वक्त अर्ली कॉर्टिसोल में हमारे पास अर्ली कॉर्टिसोल मॉर्निंग में हमारे पास ज़्यादा होगा, ठीक है। ये सारे हार्मोन्स जो है ना ये हमारा सर्केडियन रिदम भी मेंटेन करते हैं, ठीक। विच हार्मोन कॉजेज द बोन कार्टिलेज ग्रोथ। तो ग्रोथ हार्मोन है जो कि कार्टिलेज एंड बोन ग्रोथ करता है। 33 ऑप्शन इज लाइपोफिलिक हार्मोन एक्स देयर विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म इज ई मैसेंजर आरएनए। जो लाइपोफिलिक हार्मोन्स हैं वो मैसेंजर आरएनए के थ्रू एक्ट करते हैं। 34 is thyroid hormone receptor present which of the following। तो थायराइड हार्मोन के अंदर जो थायराइड हार्मोन्स हैं वो इनसाइड द न्यूक्लियस करते हैं, ठीक है, और उनके न्यूक्लियर रिसेप्टर्स होते हैं तो इसलिए वो इनसाइड द न्यूक्लियस जाके एक्ट करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा बाज़ दफ़ा जो है वो ग्रोथ हार्मोन्स का आ जाता है, ठीक है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होते हैं। वो मैंने कैसे उसको याद कैसे किया हुआ था, जीपी शिप अप करते हैं ना, जीपी होता है ना, जनरल प्रैक्टिशनर्स होते हैं, तो ग्रोथ हार्मोन दैट एक्ट्स ऑन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जाके जो थायराइड हार्मोन है वो इनसाइड करते हैं। आगे भी बाकी सारे हार्मोन्स आएंगे, बहुत सारे हार्मोन्स ऐसे हैं जो ऑन द न्यूक्लियस, स्टेरॉइड्स हैं जैसे, वो भी इनसाइड द न्यूक्लियस जाके एक्ट करते हैं, तो ये आगे ऑप्शंस आ जाएंगी, हम उसको डिस्कस करेंगे फर्दर। कैल्शियम rare in the laboratory which leads to the hypercalcemia. Now what will increase is 24 25 dihydro। ये ऑप्शन आई थी ये अभी नए अटेम्प्ट में, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड की, कि जब
आपको लेबोरेटरी टेस्टिंग में कैल्शियम क्लोराइड दे रहे हैं और वो हाइपर कैल्सीमिया हो गया तो क्या बढ़ेगा 24-25। इसके अंदर ये है कि जो हाइपर कैल्सीमिया होता है वो 24-25 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सिफेरॉल की प्रोडक्शन करता है, ठीक है। ये 1 to 5 में कन्वर्ट नहीं होगा 24-25, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास फॉर्मेशन ऑफ 1 to 5 एंड वो जो है ना वो कम हो जाती है डाईहाइड्रोक्सी कोलीफेरॉल की, और 24-25 हमारे पास ज़्यादा होता है। जब भी हमारे पास ये ऑप्शन आएगी कि कैल्शियम क्लोराइड देने पे क्या होता है तो उसमें 5 बनता है, तो 5 नहीं बनता हाइपर कैल्सीमिया में, ठीक है। और हाइपोकैल्सीमिया में इसमें वाइस वर्सा होता है कि जब भी कभी को ही हमने कैल्शियम क्लोराइड दिया और हाइपोकैल्सीमिया हो गया तो फिर हमारे पास 1 to 5, फिर उसमें 24-20 जो कि जिसकी कन्वर्जन में मसला हो तो उसमें हमारे पास 1 to 5 आ जाएगा। अच्छा, 36 ऑप्शन having the hypertension on labs, high sodium, low potassium in the body। मैंने पहले भी बताया कि जब भी आपके पास hypertensive patient आए with the having the low potassium in the body, that is due to the high increased aldosterone। 37 through which function hormone release at one side sex locally in the near area। तो मैंने पहले ही बताया locally जो एक्ट करे is the paracrine, increases due to epinephrine, non-epinephrine increase the glucagon and decrease insulin, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, during the third month of embryology the cell epidermis or originates from which neural crest cells the secrete, ठीक है। ये secrete कर सेगमेंट, ये इसके अंदर वो ये बात कर रहा है कि मेलानोसाइट्स जो हैं की बात कर रहा है जो कि सिक्रीट करते हैं पिगमेंट को। अब न्यूरल क्रस्ट सेल से जो ड्राइव्ड होते हैं दैट आर द मेलानोसाइट्स, ठीक है, और वो ही एपिडर्मिस में लगे हुए होते हैं लाइन में, ठीक है। इसमें उनसे जो पिगमेंट वो पूछना चाह रहा है जो रिलीज होता है दैट इज मेलानोनिन, ठीक है। अबाउट विटामिन डी ट्रू इज, विटामिन डी का जब भी हमने लेवल दे हमारे पास ट्रू ये होता है कि दैट हाइड्रोक्सिलेशन लीवर में हम देखते हैं 25 नंबर लीवर में देखना है, ठीक है। लीवर का स्ट्रक्चर बड़ा 25 नंबर आता है, ठीक है। किडनीज अलग-अलग एक किडनीज अलग-अलग होती हैं तो 1 अल्फा हाइड्रोक्सिलेज में हमें मिलता है 1 and 1 इन बोथ किडनीज, ठीक। 41 क्वेश्चन इज आयोडीन ऑक्सीडेशन टू T4 formation occurs in which of the following। तो follicular cells of the thyroid मैंने पहले भी बताया, एक ऑप्शन पहले जो हमने रिपीट किया था पहले ये था कि थायरोग्लोबुलिन follicular cells में होता है, फिर दूसरा ये ऑप्शन आ गया कि ऑक्सीडेशन जो है वो follicular cells में होती है, तीसरा ये आज अफेक्ट होगा तो follicular cells अफेक्ट होंगे। अच्छा, 42 इज इंसुलिन एंड ग्लूकागोन आर इन CCK, ठीक है। अब इंसुलिन एंड ग्लूकागोन दोनों को इंक्रीज करता है CCK, ठीक है, और दोनों को डिक्रीज करता है सोमैटोस्टेटिन, ठीक। बस इतना याद कर लें कि CCK इन दोनों को इंक्रीज करता है और सोमैटोस्टेटिन इन दोनों को डिक्रीज करता है। 43 is the female who is not conceiving on examination having discharge from gland due to which hormone। तो discharge from the mammary gland जो है वो प्रोलैक्टिन है। Hormone exhibiting relation between the weight and puberty is लेप्टिन, ठीक है। लेप्टिन और एस्ट्राडायोल दोनों ट्रू हैं लेकिन लेप्टिन हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर ऑप्शन आएगी, ठीक है। इसमें हमने लेप्टिन को चूज करना है, एस्ट्राडायोल का एक्शन होता है प्यूबर्टी में। लेप्टिन का मेनली वेट के साथ होता है, ठीक है, साथ भी इसलिए करता है क्योंकि हाइपोथैलेमस से मेनली रिलीज, तो इसलिए जो है वो हाइपोथैलेमस के साथ उसका एसोसिएशन होता है प्लेस में, ठीक है। तो उसकी वजह से जो है वो प्यूबर्टी में भी एक्ट कर रहा है और वेट में भी, तो इसलिए दैट इज वेरी मच क्लोज टू द ऑप्शन ग्रेटर देन एस्ट्राडायोल, ठीक है। लेप्टिन मेक्स यू लीन एंड ग्रेलिन मेक्स यू जॉइंट, ये भी ठीक है। 45 है हमारे पास, कॉन्ड्रोसाइट्स टू द ऑस्टियोब्लास्ट कन्वर्जन अकर टू मैम ए सेलेक्ट करना है या बी सेलेक्ट? नहीं, लेप्टिन मैंने बताया कि लेप्टिन क्योंकि लेप्टिन मेक्स यू लीन बाय के भी इसमें हमारे पास ऐसे
कि उसके जो न्यूक्लियस हैं उसमें अगर अफेक्ट होगा तो क्या होगा। तो उसमें मोस्टली हमारे पास जो है ना वो डाइट की एपेटाइट का कम हो जाना और एपेटाइट का ज़्यादा हो जाना, ये भी ऑप्शंस आती हैं। तो इसलिए लेप्टिन जो है, क्योंकि वो हाइपोथैलेमस से भी रिलेटेड है इस सेंस में, तो इसलिए हम लेप्टिन को प्रेफर करते हैं ईस्ट्राडायोल पे। ओके मैम। अच्छा, 45 is like chondrocyte to the osteo occurs to which of the following, that is the growth hormone is required for the bone growth वगैरह, ठीक है। 46 what increase the calcium absorption from the GIT। तो 1 to 5 डाइहाइड्रोक्सीकोलिफेरॉल जो है डी के हम चेक कर रहे होते हैं ना कि विटामिन डी क्या है। तो विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी ज़्यादा करा रही होती है, जिसमें हम देखेंगे कि एक थिन लीन और उसके अंदर हमारे क्या कमी आ रही है। तो उसमें भी हम इसी कि उसकी विटामिन डी की कमी है। कॉज विटामिन डी जो है वो कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन करती है इनडायरेक्टली, उसका ये फंक्शन है। तो इसलिए जब भी कोलिफेरॉल जो है वो ज़्यादा होगा देन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द जीआईटी। 47 is vasoconstriction by IP is caused by the vasoconstriction जो है वो एडीएच करता है सबसे पहले, ठीक है। फिर उसके बाद हम अगर ऑप्शन हम देखें वेसोकंस्ट्रिक्शंस की तो फिर उसमें एल्डोस्टेरॉन आता है, लेकिन एडीएच इज द प्रेफरेंस, ठीक है। 48 इज फॉस्फोलाइपेज सी एक्ट्स एज अ सेकंड मैसेंजर फॉर ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन जो है वो फॉस्फोलाइपेज से करता है सेकंड। 49 इज द शॉर्टेस्ट गोनाडोट्रोपिन, ऐसा हार्मोन है जो कि शॉर्टेस्ट ऑफ लाइफ होता है, ठीक है। और ऐसी ड्रग जिसका जो कि बार बार अपने आप को चेंज करती है, दैट इज द डोपामिन, ठीक है। ये दो एमसीक्यूज ऐसे आते हैं, उनका पूछा जाता है, बाद ड्रग से रिलेटेड पूछा जाता है, ठीक है। लेट इफेक्ट ऑफ द इंसुलिन 50 एमसीक्यूज इज लेट इफेक्ट सिंथेसिस, ठीक है। हमारे पास 3 इफेक्ट्स के जिसमें इमीडिएट इफेक्ट है, फिर इंटरमीडिएट इफेक्ट है एंड देन इज द लेट इफेक्ट, ठीक है। इमीडिएट इफेक्ट है दैट इज द पोटेशियम एंट्री इनटू, है कि इंसुलिन का एक्शन बताएं। इंसुलिन का यही है कि वो पोटेशियम एंट्री इनटू द सेल करवाता है, ठीक है। इंटरमीडिएट एक्शन में वो कराता है और में जो है वो हमारे पास लाइपोजेनेसिस मतलब कि लिपिड सिंथेसिस कराता है, इन लाइपेज को इनहेंस करता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखना है कि वो सेंसिटिव लाइपेज है, लेकिन लाइपोप्रोटीन लाइपेज को इनहेंस करता है, वो लाइपोजेनेसिस करता है, ठीक हो गया। और इसी में कीटोजेनिक और एंटी कीटो किया हुआ है वो इसी तरह ही है। कीटोजेनिक मैं आपको बता चुकी हूँ, दैट इज ग्लूकागोन, और क्योंकि इंसुलिन उसके ऑपोजिट है तो वो एंटी कीटोजेनिक है। अच्छा, ऑप्शन नंबर 51 क्वेश्चन नंबर इज द ऑरेक्सिजेनिक हार्मोन। तो ये ग्रेलिन है, ठीक है। ऑरेक्सिजेनिक जो हार्मोन लिखे हुए ये बात नहीं है, बस ऑरेक्सिजेनिक जो हार्मोन है दैट इज द ग्रेलिन, ठीक है। 52 is the insulin main action to low glucose on। जो इंसुलिन का एक्शन होता है ना ग्लूकोज के ऊपर, वो ग्लाइकोजेनेसिस होता है कि वो ग्लाइकोजन की प्रोडक्शन ज्यादा करता है ताकि वो टूटे ही ना, ठीक है। क्योंकि हम ऑलरेडी ऊपर पढ़ चुके हुए हैं कि ग्लूकागोन क्या करता है, वो ग्लाइकोजिनोलाइसिस करता है, ठीक है। आ चुकी हूँ आपको। तो ग्लाइकोजेनेसिस करेगा ताकि ग्लाइकोजन प्रोड्यूस हो, वो एक में वो रहे, ठीक है, और ग्लूकोज ना बने उसकी टूटने की वजह से, ठीक है। अब 3 इज कैल्शियम एंड फॉस्फेट बैलेंस इज, ये में आगे क्या इज डिक्रीज्ड बाय, तो उसके अंदर अगर मेंटेन्ड बाय या उसके अंदर हम ये देखें कि कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल वो पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा करता है। पैराथायराइड हार्मोन की भी ऑप्शंस आती हैं पास, प्राइमरी हाइपर पैराथायराइडिज्म होता है, फिर हमारे पास सेकेंडरी, हमारे पास टर्शरी। तो जब भी कभी हाइपर आएगा तो उसके अंदर हमारे पास ज्यादा हो जाएगा, फॉस्फेट हमारे पास कम हो जाएगा और इटसेल्फ पैराथायराइड
ठीक है। लेकिन जो सेकेंडरी हाइपर पैराथायराइडिज्म इज रिलेटेड विद CKD और CRF यू कैन, तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉस्फेट लेवल्स हमारे पास ज्यादा आने लग जाते हैं, कैल्शियम हमारे पास कम हो जाता है, क्योंकि इसका एक पीछे पूरा कि जब है तो उसमें हमारे पास फॉस्फेट लेवल्स, थायराइड लेवल्स तो हमारे को ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन उसमें कैल्शियम लेवल्स भी कम होता है, कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन भी कम हो जाती है, लेकिन हमारे पास फॉस्फेट के लेवल्स भी ज़्यादा हो जाते हैं। दैट इज़ द सेकेंडरी हाइपरपैराथायराइडिज्म। अंदर हमारे पास क्या होता है कि फॉस्फेट के लेवल्स को कुछ नहीं होता, लेकिन कैल्शियम एंड पैराथायराइड हार्मोन के लेवल्स बहुत ज़्यादा, मतलब 4 टाइम्स इंक्रीज किए होते वैल्यूज, तो वो टर्शरी में आ जाते हैं। तो नहीं पूछते, सेकेंड के बारे में पूछा जाता है। 54 इज एक्टिव थायराइड हार्मोन। एक्टिव थायराइड हार्मोन हमारे पास हमेशा होगा ना, वो एक्टिव होगा, जितना वो फ्रीली घूम रहा होगा वो जो बाउंडेड होगा वो बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होगा। ठीक है, फ्री फॉर्म independent glucose uptakes occurs in exercise is greater than या ब्रेन्स वगैरह भी, लेकिन बस ये याद रखना है dependent glucose uptake occur in the exercising skeletal muscle is always greater। तो ब्रेन सेल्स की ऑप्शन भी आ जाती है, हाइपोथैलेमस की भी आ जाती है। ठीक है। 56 is the patient suffering from apparent mineralocorticoid excess, what will be present in this patient? जब भी mineralocorticoid ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, उसमें हम ये पढ़ चुके हुए हैं कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, जब भी एल्डोस्टेरोनिज्म के साथ होता है तो उसके अंदर हमारे पास क्या होता है कि हाइपर टेंशन के साथ पेशेंट जो है ना वो प्रेजेंट कर रहा होता है मेनली। ठीक है, कि जब होगा तो हाइपरटेंशन बॉडी में ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि पोटेशियम बाहर जा रहा होगा, हाइड्रोजन आयन हम अंदर ले रहे होते हैं, ठीक है, बायोकार्ब ले रहे होते हैं, तो उसकी वजह से जब हाइड्रोजन आयन वाटर ज्यादा हमारे पास ज्यादा हो जाता है। हाइपर लेड टू, जब भी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया होगा, ये हमने ऊपर भी पढ़ा कि कैल्शियम क्लोराइड रैट को दिया था और उसके अंदर हाइपर कैल्सीमिया हो गया था। तो जब भी हमारे पास हाइपर कैल्सीमिया होगा तो हमारे पास 24-25 हाइड्रोक्सी जो है वो डाईहाइड्रोक्सी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा उसका लेवल। ठीक है। 58 इज द प्री प्रो हार्मोन। प्री प्रो हार्मोन जो है वो हमारे पास पैराथायराइड हार्मोन होता है। ठीक है। इसके अलावा हमारे पास होता है, इसके अलावा प्रो हार्मोन्स के अंदर प्रो हार्मोन्स वो प्रो हार्मोन्स अलहदा होते हैं। ठीक है। प्रो हार्मोन्स के अंदर हमारे पास प्रोलैक्टिन के साथ भी आता है, उसमें एसिड पिग का आ जाता है। ठीक है, जिसके अंदर प्रोलैक्टिन आ जाता है हमारे पास, तो उसमें वो वाली ऑप्शन चूज करनी है प्रो हार्मोन में। लेकिन अगर प्री हार्मोन हमारे पैराथायराइड 59 TSH एक्ट बाय, अब थायराइड हार्मोन का वो पूछ रहा है तो ये क्या है? इसके अंदर हमारे पास जाती है, जिसके अंदर हमने ऑप्शन याद की, चैम्प, फ्लैट चैम्प से याद किया हुआ। फ्लैट से क्या है? एफ से FSH है, एल से ए से ए से, ठीक है, फ्लैट चैम्प, जिसके अंदर फिर आगे अगला आ जाएगा HCG आ जाएगा, ADH चैम्प के अंदर CH, A से ADH आ जाएगा, और M से जो है वो हमारे, ठीक है। इसके अलावा जो CAMP में जो होता है वो ग्लूकागोन और ग्रोथ हार्मोन है। चैम्प G, फ्लैट चैम्प G, फ्लैट FSH, LH, ACTH, TSH, ठीक है, CRH, HCG, ADH, और M से MSH, और फिर ग्रोथ हार्मोन और फ्लैट हार्मोन वो अलग से दो याद। बाज़ दफ़ा हमसे यूज के तो हमें पता हो तो एक्ट करता है। ठीक है, लेकिन बाज़ दफ़ा MCQs इस तरह आती होती हैं, दे आर आस्किंग, लिखा होता है नीचे उन्होंने कैंप के थ्रू कौन सा एक्ट करता है, तो ग्लूकागोन भी कैंप के थ्रू एक्ट करता है। विटामिन डी की एक्टिवेशन के लिए हमारे पास क्या है? हाइड्रोक्सी इज रिलेटेड टू 25 हाइड्रोक्सी एंड टू 1 to 5 हाइड्रोक्सी विटामिन डी, मतलब कि
5 हाइड्रोक्सी 1 to 5 में जब कन्वर्ट होता है तो इसका ये मतलब है कि विटामिन डी इज एक्टिवेटेड। मैंने पहले बताया कि 25 फॉर्म इन द लिवर, दैट इज कन्वर्टेड इनटू 1 to 5 इन द किडनी, और उसको कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास पैराथायराइड हाइड्रोक्सिलेज जो रहा होता है, जो उसको कन्वर्ट कर रहा होता है। ठीक है, जब भी 25 से 1 तो इसका ये मतलब है कि हम विटामिन है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61, a patient with the urine osmolality is 1200 and serum osmolality is 270, likely diagnosis is Sial ADH। अच्छा है, ADH होता है, उसके अंदर ADH हमारे पास इनअप्रोप्रिएट यूज हो जाता है। ठीक है, सिम्टम ऑफ इनअप्रोप्रिएट। ADH क्या करता है? ADH ये करता है कि जो यूरिन की कंसंट्रेशन ऑस्मोलैरिटी है उसको ज्यादा कर देता है, सीरम की कंसंट्रेशन मतलब कि ऑस्मोलैरिटी है उसको कम कर देता है। ADH का मेन ये फंक्शन है कि उसके अंदर पानी सारा खींच के, जितने भी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो खींच के अंदर ले आता है ADH। ठीक है, बाकी वो यूरिन से उसको सारा एक्सट्रैक्ट आउट कर लेता है और यूरिन इसलिए कंसंट्रेटेड हो। लेकिन जब इस तरह हो कि यूरिन के ज्यादा फर्क आ जाए, ठीक है, तो उसमें फिर हमारे ऑप्शन सियाल ADH की होती है, जिसके अंदर हमारे पास 280 से भी कम सीरम की ऑस्मोलैरिटी हो जाती है। ठीक है, अब ये देखें, तो अगर यूरिन ऑस्मोलैरिटी 1200 हो और प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी 300 तक हो तो वो मतलब है कि वो डिहाइड्रेशन है। लेकिन अगर इतना ज़्यादा फ़र्क आए, 1200 और 270 हो गई है, 280 से कम जा रही है, तो फिर वो उसमें हम सियाल ADH को हम जो है कंसिडर करते हैं। ठीक है, नॉर्मली जो सेंट्रल डायबिटीज़ और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज़, अब यहाँ पे कोई ये भी पूछ सकता था कि सकता है ना, लेकिन इसमें हमारे पास जो है ना वो नेफ्रोजेनिक सिर्फ डायबिटीज़ लिखी हुई है, देन इनको डायबिटीज़ इन को कोट करना चाहिए। एक बात ये, ऑप्शंस कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि डिफरेंस ऑफ द ऑस्मोलैरिटी बिटवीन द टू मैटर्स, मतलब कि यूरिन में और सीरम में बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम सियाल ADH की तरफ जाते हैं जिसमें एक्सेसिवली ADH प्रोड्यूस होता है। होप सो यू गेट इट। ठीक है, हम MCQ 62 की तरफ जा रहे हैं। इंसुलिन हार्मोन एक्स वाया, इंसुलिन जो है वो टायरोसिन काइनेज पाथवे के थ्रू एक्ट करता है। ठीक है, 63 tyrosine kinase receptors are present in the cell membrane। टायरोसिन काइनेज पाथवे से इंसुलिन करता है, और इसी तरह ही हमारा दूसरा एक एमसीक्यूज भी सॉल्व हो गया जिसमें ये बात आ सकती है कि इंसुलिन का हार्मोन किधर एक्ट करता है, तो वो टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर्स किधर होते हैं, सेल मेम्ब्रेन पे होते हैं, तो इंसुलिन उधर से एक्ट करता है। ठीक है, हम 3 चीज़ें पढ़ चुके हैं। थायराइड का हम इनसाइड द न्यूक्लियस पढ़ चुके हैं, ग्लूकागोन का मैं आपको बता चुकी हूँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ऊपर। ठीक है, जीपी और काइनेज रिसेप्टर है कि इन द सेल मेम्ब्रेन होते हैं, तो इंसुलिन उधर एक्ट करता है। ठीक, ऑप्शन नंबर 64, ड्यूरिंग लैक्टेशन एमेन्यूरिया इज ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रोलैक्टिन। जब भी प्रोलैक्टिन ज़्यादा होता है तो वो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को इनहिबिट करता है। ठीक है, अब प्रेगनेंसी में लैक्टेशन किस तरह इनहिबिट होती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन की अगर दोनों ऑप्शन आएंगी तो हम उसको चूज करेंगे, नहीं तो ईस्ट्रोजन नहीं तो प्रोजेस्टेरॉन। ठीक है, EPE एंड देन P। ठीक है, प्रेगनेंसी में जब भी ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन होगा तो वो प्रोलैक्टिन को इनहिबिट कर देता है, इसलिए प्रेगनेंसी में लैक्टेशन नहीं। लेकिन में क्या होता है कि प्रोलैक्टिन इटसेल्फ जो है वो गोनाडोट्रोपिन को इनहिबिट कर देता है, इसीलिए ये फिजियोलॉजिकल होता है कि पेशेंट रिसीव ना कर सके। ठीक है, ये नॉर्मल इस तरह होता है। अच्छा, हाफ लाइफ ऑफ डोपामिन की 2 मिनट होती है, और स्टेडी स्टेट साथ में उन्होंने स्टेडी स्टेट्स जो होती है ना वो 4 to 5 होती हैं। ठीक है, तो अगर हम 4 to 5 हाफ लाइफ, अगर 2 मिनट उसकी एक हाफ लाइफ है, ठीक है, और अगर हम उसको 4 टाइम्स इंक्रीज करते हैं दैट इज 8 पे चला जाएगा, या 8 की ऑप्शन नहीं होगी तो फिर क्लोजर जो हैं वो 8 to 9 मिनट्स पे रहेंगे। ठीक है, अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 66, हार्मोन्स ACTH बाय साइक्लिक AMP। ठीक है, ग्लूकागोन जो ऊपर भी बताया था कि CAMP की ऑप्शंस आती हैं, जिसमें हमने फ्लैट चैम्प से याद किया, फ्लैट चैम्प में फिर मैंने फ्लैट चैम्प जी आपको बोला था, उस तरह याद कर लें। तो ग्लूकागोन से ऑप्शन पूछते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम कि CAMP से कौन कौन एक्ट करता है, या टी ज़्यादातर ऑप्शन आते हैं कौन के आती है।
ठीक है। 67 इज आयोडीन एलिमिनेटेड बाय द बॉडी फ्रॉम यूरिन। ठीक है। 68 वुमेन विद आयोडीन डेफिशिएंसी कॉजेज पुअर डाइटरी स्टेटस। जब भी आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो सबसे ज़्यादा क्या जाएगा, न्यूट्रिशनल स्टेटस पे बात जाएगी। ठीक कि उसका डाइटरी स्टेटस नहीं ठीक है। ठीक है। 69 इज स्पेसिफाइड हार्मोन फंक्शन इज ई इंक्रीज एब्जॉर्ब। थायराइड हार्मोन फंक्शन का भी यही होता है। और अगर विटामिन डी के हमने पढ़ा है, जिसमें हमने पढ़ा है कि विटामिन डी का हमारे पास जो फंक्शन है वो उस कहते हैं कि उसमें भी हमारे पास कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन आती है, वो इनडायरेक्टली आती है। लेकिन पैराथायराइड हार्मोन कैल्शियम और फॉस्फेट को जो बैलेंस आउट कर रहा है वो पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है। तो कभी भी ऑप्शन इस तरह है, जो पैराथायराइड हार्मोन का मेन फंक्शन ही है कि वो कैल्शियम की री है और उसको बैलेंस करता है। अब इसमें इनहिबिट एक्सक्रीशन ऑफ ऑप्शन फेट की एक्सक्रीशन वो ज़्यादा कराता है। जैसे प्राइमरी में हमारे पास कैल्शियम ज़्यादा हो जाता है बाय द रीअब्जॉर्प्शन, और फॉस्फेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा हो जाती है और वो बॉडी से स्क्रीट आउट हो जाता है और वो कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 70, with rapidly repeated stimulus to a skeletal muscle activation of contractile mechanism occur repeatedly before any relaxation has occurred. Contraction without relaxation. बस ये इसमें एक ऑप्शन है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्स रनिंग टू अनदर सच रिस्पॉन्स इज कॉल्ड। जो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन है दैट इज द टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन, नहीं होती है। ठीक है। टेटनी में रिलैक्सेशंस होती हैं, लेकिन टेटनिक कॉन्ट्रैक्शंस में रिलैक्सेशंस जो हैं वो नहीं होती बिल्कुल भी। ठीक है। तो वो कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन के साथ होती है। आर यू ऑल गेटिंग इट? किसी का अभी तक घंटा हो गया है, अभी अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो मैम टेटनस में हम लोग टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन इंक्लूड करेंगे या टेटनी इंक्लूड करेंगे? नहीं, हम इसमें जब लिखा हुआ आएगा कि कॉन्टिन्यूस कॉन्ट्रैक्शन विदाउट रिलैक्सेशन तो उसमें हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। लेकिन अगर लिखा आएगा कॉन्ट्रैक्शन है कॉन्टिन्यूस, नहीं उसमें लिखा आएगा, उसमें लिखा आएगा कॉन्ट्रैक्शंस हैं विद रिलैक्सेशंस, तो जी मैम, लेकिन मैम ऑप्शन है ना, इसका मैं पूछ रही थी, तो डिजीज है ना, इसमें क्या पे इंक्लूड होगा, ए और बी? वो अब इसमें ये है कि इसमें लिखा हुआ है कि एंड इंडिविजुअल रिस्पांस रन इनटू अनदर सच रिस्पांस इज कॉल्ड। अगर हमसे रिस्पांस पूछा जाएगा फिर हम टेटनिक कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जाएंगे। अगर हमसे डिजीज पूछी जाएगी कि इन विच डिजीज दिस रिस्पांस इज अकरिंग तो फिर हम टेटनस लगाएंगे। ठीक है। यस मैम। ओके। अच्छा, आगे है 71 हार्मोन रिलीज फ्रॉम द पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो उसके अंदर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के अंदर हमारे पास ऑक्सीटोसिन और एडीएच होता है। ठीक है। ऑप्शन है इंसुलिन डिपेंडेंट GLUT4 और नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट होते हैं। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ लिया कि नॉन एक्सरसाइजिंग स्केलेटल मसल्स में होती है और ग्रेटर देन हाइपोथैलेमस या ब्रेन सेल्स होते हैं। ठीक है। इसमें आप ये देख सकते हैं GLUT3 के अंदर ब्रेन सेल्स वगैरह भी लिखे हुए हैं। तो इसीलिए जो इंडिपेंडेंट जो होता है वो सिर्फ GLUT4 होता है, जो एक्सरसाइजिंग मसल नॉर्मली मसल्स के अंदर होता है। ठीक है। जो एक्सरसाइजिंग मसल्स हैं उसके अंदर हमारे पास इंडिपेंडेंट आ जाती है। ठीक हो गया। अच्छा, 73 के अंदर हम इंसुलिन का जो लेट इफेक्ट है वो प्रोटीन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ लाइपोजेनिक एंजाइम्स है। अर्ली इफेक्ट वही आ गया कि पोटाशियम का, इंटरमीडिएट इफेक्ट प्रोटीन सिंथेसिस करेगा और लेट इफेक्ट हमारे पास लाइपोजेनेसिस। 74 इज विटामिन डी एक्टिविटी हमने एक्सेस करनी है तो हमने 25 हाइड्रोक्सी कोलिक एल्सिफेरोल से करनी है, क्योंकि विटामिन डी स्टार्ट ही उधर से होता है, लीवर में बन रहा होता है, दैट इज 25। उसके बाद हमने उसको कन्वर्ट करना है 1 to 5 में, तो हम 25 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और अगर ऑप्शन इस तरह आ जाए, बाज़ दफ़ा इस तरह भी आता है 25 to 1 to 5, जहाँ पे हमने पहले भी एक ऑप्शन पढ़ी, तो बेटा हम उसको चूज करेंगे। ठीक है। अच्छा, 75 is 34-year-old female with menorrhagia for the last few months. Lab investigation TSH and low T3 and T4. Which drug is used to treat the hypothyroidism in this patient? जब hypothyroidism की बात आएगी तो थायरोक्सिन की बात आएगी। ठीक है। थायरोक्सिन या लीवोथायरोक्सिन इस तरह की बात आएगी हाइपोथायराइडिज्म में। जब हाइपरथायराइडिज्म में आएगी तो उसमें हमारे पास आ जाती है प्रेगनेंसी के साथ मल्टीपल टाइम्स। ठीक है। उसमें हमारे पास आ जाता है कि
प्रोपाइल थायोरेसिल हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में दे सकते हैं, और फिर बाद में जो है वो मेथिमाजोल हम स्टार्ट कर सकते हैं। मेथिमाजोल पहले बहुत ज़्यादा दफ़ा ऑप्शन ये आता है कि मेथिमाजोल पहले आप क्यों नहीं दे सकते, वो इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि वो टॉक्सिक होती है, ठीक है, टेराटोजेनिक होती दे सकते। हम मेथिमाजोल बाद के ट्राइमेस्टर्स में स्टार्ट करते हैं जब बच्चे की ऑर्गन्स फॉर्मेशन हो जाए तब, और शुरू में हम प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 76, हाइपरप्रोलेक्टिनीमिया इज ड्यू टू डिक्रीज डोपामिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस, ये डिस्कस कर चुकी हूँ। 77, डायबिटिक पेशेंट प्रेजेंटेड विद द मॉर्निंग हाइपरग्लाइसीमिया, मैनेजमेंट इज रेगुलर और इंटरमीडिएट इंसुलिन ट्वाइस देंगे, ठीक है। जो भी में हमने नाइट पे भी देनी होती है, ठीक है, और मॉर्निंग की है उसको तो हम भी देना होता है, ठीक है। तो रेगुलर इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं, रेगुलर एंड इंटरमीडिएट दोनों इंसुलिन हम स्टार्ट करते हैं ट्वाइस डेली। पे ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन एट 7 बाय द प्लासेंटा, ठीक है। अगर ये पूछे तो वो कॉर्पस ल्यूटियम होता है, ठीक है, बिल्कुल, लेकिन 7 मंथ्स पे आ गए या बात तो ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन होता है, ठीक है। एफएचएच आई सी इनहिबिन, एफएसएच जो है वो इन कहाँ से प्रोड्यूस होता है, हमारे पास सर्टोलाइज सेल्स होते हैं मील्स में, ठीक है, दैट इज प्रोड्यूसिंग इनहिबिन, और इनहिबिन एफएसएच को इनहिबिट कर रहा होता है। नॉर्मली एफएसएच सर्टोलाइज होता है, ठीक है। अब जब ज़्यादा लेवल्स हो जाते हैं तो सेंट्रलाइज सेल्स के अंदर से इनहिबिन निकलता है जो कि नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू एफएसएच को इनहिबिट करता है। ठीक हो गया। 80 MCQs इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स आर नॉट नॉर्मली प्रेजेंट इन द पेंक्रियाज, तो हमारे पास जो म्यूकस सेल्स होते हैं वो हमारे पास पेंक्रियाज में नहीं होते। ए बी और डी सेल्स तो हम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। सीरस सेल्स भी होते हैं जो कि हमारे पास पेंक्रियाज में प्रोड्यूस होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, वो म्यूकस सेल्स होते हैं दैट आर नॉट present in the pancreas. 81 is the vitamin D resistant rickets. Vitamin D resistant rickets Fanconi syndrome में होता है। Fanconi syndrome में हम आप रीनल में भी पढ़ेंगे। Fanconi syndrome क्या है कि जो हमारे पास ग्लोमेरुलस के आगे जो है पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज होती हैं पीसीटी के नाम से, ठीक है, वहाँ पे इफेक्ट होता है मील, वहाँ पे इफेक्ट होने की वजह से जो है जो हार्मोन्स नॉर्मली जो साइट्स नॉर्मली एब्जॉर्ब होते हैं वो नहीं हो पा रहे होते हैं। फैंकनी सिंड्रोम हमारे पास फिर कॉज करता है विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स, ठीक है, ये ऑप्शन आती है बहुत दफ़ा, और ये इसी तरह याद कर लें कि फैंकनी सिंड्रोम के साथ विटामिन डी रेजिस्टेंट रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। और ये आप आगे भी पढ़ेंगे कि ये इसमें हमारे पास जो है वो एक्स लिंक डोमिनेंट इसकी वो भी प्रेजेंटेशन भी आती है, ये आगे जेनेटिक्स में हम करेंगे इंशाल्लाह। 82 which increase maximum effect, तो चूंकि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर, एक दफा ऑप्शन में इंसुलिन लिखा हुआ था वहीं पे मैंने आपको बताया कि इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर इज ग्रोथ हार्मोन टू एक्ट। 83 a young boy came after injury, BP test shows tetany, other test hormone is, अब उसके टेटनी भी शो कर रहा है तो हमने विटामिन डी डेफिशिएंसी देखनी है, ठीक है। कि टेटनी में हमारे पास क्या होता है कि कैल्शियम की प्रॉब्लम आ रही होती है, ठीक है, जिसमें कॉन्ट्रैक्शंस आ रही होती हैं बार बार, तो विटामिन के साथ भी कैल्शियम का एसोसिएशन है कैल्शियम एब्जॉर्प्शन की, तो इसलिए इस ऑप्शन में इन्होंने टेटनी के साथ अदर टेस्ट लिखा है। नॉर्मल के लिए वो विटामिन डी डेफिशिएंसी जिसमें नहीं होगी और वो फिर कॉन्ट्रैक्शंस में प्रॉब्लम आती है जिसमें रिलैक्सेशंस नहीं आती हैं। 84 which of the following hormone acts on the sodium ATPase, तो इंसुलिन की एंट्री इनटू द सेल कराता है तो इस पे एक्ट करता है। 85 MCQs led to increase of the following चुका है 24 25 polycalciferol। 86 drug the hyperthyroidism in the first trimester डिस्कस कर चुकी हूँ। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोपाइल थायोरेसिल दी जाती है, ठीक है, and later on methimazole दी जाती है। Which of the following hyperglycemic factor is released by the pancreas? Glycemic factor glucagon होता है, ये इसी तरह दोबारा आ गया कि सोडियम पंप पे कौन सा एक्ट करता है, तो इंसुलिन और थायरोक्सिन दोनों होते हैं, लेकिन में इंसुलिन का ऑप्शन आएगा, देन यू विल चूज इंसुलिन, ठीक है।
ग्रोथ हार्मोन नीड्स विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन फॉर द सफिशिएंट एंड एफिशिएंट फंक्शन। तो इसके लिए इंसुलिन उसको नॉर्मली चाहिए होता है और स्टोमेटोमीडियन चाहिए होता है। स्टोमेटोमीडियन सी ग्रोथ फैक्टर 1 ही होता है, उसी का ही दूसरा नाम है। तो उस ग्रोथ हार्मोन को स्टोमेटोमीडियन सी दे दें या इंसुलिन लाइक ग्रोथ एक्शन। ठीक हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 90, इज द एक्शन ऑफ ऑक्सीटोक्सिन। तो ये एजेक्शन ऑफ मिल्क, मैंने पहले बताया था कि प्रोडक्शन ऑफ मिल्क की अगर बात करेंगे दैट इज द प्रोडक्टिन, और एजेक्शन ऑफ मिल्क में ऑक्सीटोक्सिन। 91, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन। न्यूरोसेक्रेटरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी के साथ रिलेटेड है, ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं हम कि ऑक्सीटोक्सिन और होते हैं ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं। अच्छा 92, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इम्पॉर्टेंट हार्मोन फॉर, जो फीटल कॉर्टिसोल होता है दैट इज ग्रेटर देन फीटल एसीटीएच। जब भी पार्चुरेशन का एमसीक्यूज आएगा तो फीटल कॉर्टिसोल है जो कि एंडोथेलियम ऑफ द फीटल से एसोसिएट है। कॉर्टिसोल के साथ एमसीक्यूज है कि पार्चुरेशन कॉर्टिसोल। 23 आता है विद hypertension, hyperglycemia, hyperpigmentation, edematous, increased fat on chest and trunk. It is likely due to the excess of ACTH. ये कुशिंग डिजीज का सिनेरियो दिया हुआ है, ठीक है। उसमें कुशिंग सिंड्रोम और डिजीज में फर्क है, ठीक है। जब भी हमारे पास कुशिंग डिजीज की बात करेंगे तो हम ACTH की हम बात करेंगे। डिजीज तभी होती है जब ACTH भी ज्यादा हो रहा हो, ठीक है। और सिंड्रोम वो होता है जिसमें ACTH का कोई लेना देना नहीं होता, ठीक हो गया। तो जब डिजीज के हमारे पास देंगे, जैसे हाइपर पिगमेंटेशन इन्होंने दिया हुआ हमारे पास, ठीक है। इसमें बाकी सारे कुशिंग के ही हमारे पास आ रहे हैं, ठीक है। हाइपर पिगमेंटेशन मेनली जो है वो हमारे साथ एसोसिएटेड होता है। तो जब भी ACTH की बात, हाइपर पिगमेंटेशन की बात करेंगे तो ये मतलब कि हम कुशिंग डिजीज की तरफ बात कर रहे हैं, ना कि कुशिंग सिंड्रोम की तरफ। और अगर हाइपर पिगमेंटेशन को हाईलाइट ना किया होता, मतलब उसमें ना लिख बाकी सारे सिम्टम लिखे होते, तो फिर हम कुशिंग बात कर सकते थे की ऑप्शन लगाते, ठीक है। आर यू गेटिंग इट? ओके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9। A patient presented with the hypertension and low, again वही बात, hyperaldosteronism, लो पोटेशियम लेवल की, ठीक है। 95 की बात करते हैं। एक्सेस causes which of the following। जब भी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड ज्यादा होते हैं तो लिम्फ ज्यादा होता है, में भी यही ऑप्शन होती है। जब भी हमारे पास या कॉर्टिसोल तो उसमें हम लिम्फोसाइटोपिनिया की बात करेंगे, ठीक है। इसमें फर्दर भी हम डिस्कस करेंगे कि आगे एमसीक्यूज भी आएंगे, ठीक है। हम उसमें कि कॉर्टिसोल्स के साथ एडिशनल कॉर्टिसोल तो उसमें जीनोपिनिया है, ठीक है। तो हम उसको डिस्कस करेंगे आगे फर्दर, ठीक। अभी इतना बस याद कर लें कि जब भी हमने कॉर्टिसोल्स की बात करनी है तो हमारे पास लिम्फोसाइटोपिनिया आ जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन जो है वो एंडोमेट्रियल थिकनेस मेंटेनेंस करता है, ठीक है। ये इसका मेन फंक्शन होता है। इसके अलावा इसके फंक्शंस में सिक्रीटरी फंक्शंस भी होता है, ठीक है। और तीसरा जो फंक्शन इसका इंपॉर्टेंट होता है इन अ सीक्वेंस, वो ये है तीसरा कि ये ब्रेस्ट की जो है वो डक्ट्स वगैरह में हेल्प आउट करता है उस, ठीक है। इसके सीक्वेंस इस तरह ही आपने याद रखना है कि एंडोमेट्रियल थिकनेस ग्रेटर देन द सिक्रीटरी फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, ग्रेटर देन द ब्रेस्ट फॉर्मेशन, ठीक। 97 पेशेंट हैविंग द हिस्ट्री ऑफ वेट गेन, हॉर्सनेस ऑफ आइज, TSH and cholesterol, TRH was administered that led to an exaggerated increase in the TSH level. Where does the problem lies? तो थायराइड लाइज में होगा, वो कैसे? अब इसमें हमारे पास ऑप्शन हमें दे रहा है कि हम TSH था, कोलेस्ट्रोल भी था, ठीक है, वेट गेन भी था, मतलब हाइपोथायराइडिज्म, ठीक है। TRH that led to as an
TSH लेवल, तो हमारे पास जो है ना वो थायराइड हार्मोन में प्रॉब्लम होगा। ठीक है, जब भी हमारे पास TSH लेवल्स के साथ मसला आएगा कि TSH के लेवल्स बढ़े हैं, तो ये हमने दिया है TRH और TSH के लेवल्स बढ़े हैं तो वो थायराइड हार्मोन का। लेकिन अगर हमारे पास टी के लेवल्स को फ़र्क करेगा, जैसे TRH के लेवल्स जो हैं वो दिए और उसमें कोई प्रॉब्लम होगा तो फिर TRH दैट इज हाइपोथैलेमस। ठीक है, कभी भी हम हाइपोथैलेमस से करेंगे तो फिर वो हमारे पास TRH के साथ आएगा हाइपोथैलेमस में, नहीं तो हमने TSH के साथ जब भी हमने करना है तो ये हम थायराइड हार्मोन में हमारे पास थायराइड ग्लैंड में हमारे पास प्रॉब्लम आएगी, जिसमें TSH के लेवल्स डिक्रीज और इंक्रीज होंगे। अच्छा, 98 में हमारे पास क्या आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीज ऑस्मोलैरिटी, तो ADH, ये मैं पहले भी डिस्कस कर चुकी हूँ कि वाटर और को एब्जॉर्ब करता है और इस तरह प्लाज्मा की कंसंट्रेशन मतलब कि ऑस्मोलैरिटी को, सीरम की या प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी को कम कर देता है और अंदर डाइल्यूटेड फॉर्म में कंसंट्रेशन डाइल्यूटेड फॉर्म में जो प्लाज्मा होता है वो ज़्यादा हो जाता है, लाइक उसकी ऑस्मोलैरिटी ज़्यादा हो जाती है। ठीक हो। अच्छा, हम जो है ना वो 145 तक इस तरह ही MCQs को कंटिन्यू करेंगे, उसके बाद हम 50 इंटरेक्टिव सेशन रखेंगे ताकि उसमें किसी का भी कोई भी सवाल रहता हो तो हम उसको डिस्कस कर लें और कोई किसी ने कोई स्ट्रेटजी नहीं शेयर हम कर लें। ठीक हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 99 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इंक्रीज ड्यूरिंग द स्लीप, तो ग्रोथ हार्मोन ऊपर हम पढ़ चुके हुए हैं कि ग्रोथ हार्मोन है हमारे पास। ठीक है, अर्ली इन द मॉर्निंग में कॉर्टिसोल है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, बोन डीमिनरलाइज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग, जी किसी का कोई सवाल है? जी मैम, ये जो 97 वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे हम ये प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म की तरफ ये क्वेश्चन पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा, जो 97 वाला क्वेश्चन है ना, इसके अंदर हाँ जी हम प्राइमरीडिज्म की तरफ पहले सवाल है। ठीक है, हाइपोथायराइड हुआ है उसको, हाइपोथायराइडिज्म और मैम प्राइमरी ही कॉज है। हाइपो या हाइपर, क्योंकि TSH इंक्रीज है तो ये हाइपो बाद में होगा हाइपर। अच्छा, पहले वो हाइपो को शो कर रहा है। ठीक है, उसमें वेट गेन बता रहा है। ठीक है, फिर हाई TSH बता रहा है, T3 T4 लेवल्स कम हो गए और कोलेस्ट्रॉल भी हाइपोथायराइडिज्म में वो हाइपोथायराइडिज्म को बता रहा है। फिर वो कह रहा है कि TRH हमने दिया, अब TSH लेवल इंक्रीज हुआ है। तो जो उसने मतलब कि स्टेटमेंट दी हुई है ना पहले, वो हाइपोथायराइडिज्म की ही दी हुई है। ठीक है, लेकिन बाद में वो TRH के लेवल्स बस दे के तो TSH के इंक्रीज बता रहा है। TSH का इंक्रीज किधर से कम हो रहा था, तो वो थायराइड जा रहा है बस। ये प्राइमरी और सेकेंडरी के साथ तो नहीं लिंक कर रहा उसको, लेकिन ये बस इतना कह रहा है कि उसको हाइपोथायराइडिज्म था पेशेंट को, तो TSH का लेवल ऑलरेडी हाई था। अगर यहाँ पे वो ये लिखता कि TSH का लेवल कम है और TRH हमने, फिर क्या हुआ कि TRH देने के बाद TSH बढ़ गया। ठीक है, अगर वो ये लिखता तो फिर हाँ हम हाइपोथैलेमस की तरफ चले जाते। ठीक है, और उसमें फिर हम ये कहते हैं कि इसमें हाइपोथैलेमस का मसला था कि TRH तो आ ही नहीं रहा था, जिसकी वजह से TSH कम था। लेकिन ऑलरेडी TSH का लेवल ज़्यादा है और हमने TRH दिया और TSH का बढ़ गया। ठीक है, मतलब ये ऑलरेडी चल रहा था और ज़्यादा TRH दिया और हमने देखा कि हम देखें स्टिमुलेशन टेस्ट पे कि TSH मज़ीद बढ़ा है कि नहीं, तो जब वो मज़ीद बढ़ता है तो थायराइड का मसला होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी ज़्यादा था और हमने TRH और ऊपर से जब ज़्यादा उसकी सिग्नलिंग हुई तो वो और ज़्यादा हो गया। तो इसका यह मतलब कि थायराइड ग्लैंड का मसला है, जो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा TSH को प्रोड्यूस करी जा रहा है। ठीक है, और T3 T4 कम कर रहा है। ठीक है, समझ आई है रूसा? जी जी, थैंक यू। ओके, ठीक है। ये MCQs काफ़ी दफ़ा आता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी होता है। ठीक है, इसको ध्यान से, बहुत सारे MCQs ऐसे आते हैं और बाज़ दफ़ा इसी तरह ही लिखा हुआ आता है, तो उसमें फिर हम गलती से जो है ना वो हाइपोथैलेमस की ऑप्शन लगा देते हैं, क्योंकि हमें पता ही नहीं चलता कि हमने देखा ही नहीं, देखते हैं कि बस हाइपोथायराइडिज्म है और TRH दिया तो TSH तो बढ़ गया, तो हम हाइपोथैलेमस की कॉज बता देते हैं। लेकिन देता वो क्या है कि TSH ऑलरेडी ज़्यादा है और हमने और दिया तो अब थायराइड का मसला है। तो बस कंफ्यूजिंग है MCQ, इसको बस याद फिर कर लें।
ठीक है कि तो इस मैडम तरह भी ऑप्शंस पा सको। जी जी इसमें तो ना तो पॉजिटिव फीडबैक का जिक्र है ना नेगेटिव का, तो ये तो स्टिल अभी भी इतना कंफ्यूजिंग है, तो हाउ कैन वी पिक दिस? अच्छा ठीक है, मैं इसको फिर से एक दफ़ा एक्सप्लेन। जब हमारे पास क्या होता है कि जब हमारे पास सच हमारे पास कम होता है और हम टीआरएच दे के स्टिमुलेशन टेस्ट करते हैं कि हमारा टीएसएच बढ़ा है या नहीं, तो उसमें हाइपोथैलेमस का कॉज होता है। ठीक है, इतना समझ आ गई आपको बात कि जब टीएसएच कम होगा और टीआरएच स्टिमुलेशन टेस्ट में, तो इसका ये मतलब होगा कि टीएसएच बढ़ गया और हाइपोथैलेमस का मसला था कि टीआरएच ही नहीं आ रहा था जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को अफेक्ट करता और फिर T3 T4 का आगे फिनोमेना चलता। ठीक है, लेकिन जब एमसीक्यूज में इस तरह का ऑप्शन आए कि टीएसएच ऑलरेडी हाई है, बेशक थायराइडिज्म को ऊपर करें, लाइक सॉरी कि टीएस है और हम दे दिया, तो फिर किधर मसला होगा? अब टीआरएच मजीद देने पे टीएसएच फिर भी बढ़ रहा है, तो इसका मतलब है कि थायराइड ग्लैंड का मसला है कि पीछे से टीआरएच तो ठीक आ रहा था जिसकी वजह से टीएसएच अपने नॉर्मल हाई भी था ऑलरेडी, लेकिन अब हमने टीआरएच मजीद दिया, हम देखना चाह रहे हैं कि नहीं आ रहा। अगर तो वो बढ़ रहा है तो वो हमने ये देखना है कि वो थायराइड का फिर मसला है कि वो उसके अंदर चेंजेस इंक्रीज ही आई जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि पीछे से टीआरएच आ रहा था, नॉर्मली वो आ रहा था, ऐसा जो है वो अपना फंक्शन कर रहा था क्योंकि थायराइड ग्लैंड था ऑलरेडी, तो वो टीआरएच उसी तरह ही मजीद देने पे मजीद आने लग गया, लेकिन मसला फिर हाइपोथैलेमस का तो ना हुआ। ठीक है, समझ आइए इस बात की अब। जी मैम। ओके ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर 1 पे हम हैं 100 पे, सॉरी। बोन डिमिनराइजेशन इज कॉज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग? तो पैराथायराइड मिनरलाइजेशन हमने विटामिन होती है, और रीमॉडलिंग मतलब कि मॉडल जैसे चलते हैं तो विटामिन सी से हम सी करते हैं। ठीक है, रीमॉडलिंग इज बाय द विटामिन सी। मॉडलिंग हम देख रहे हैं तो विटामिन सी से देख रहे हैं, मिनरलाइजेशन हमने करनी है तो विटामिन डी से करनी है, और डी मिनरलाइजेशन में हमारे पास जो है वो पैराथायराइड हार्मोन है। ठीक है, 101 में हमारे पास आ जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस सिक्रीट। सुप्रा ऑप्टिक जो है वो के लिए होता है और पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस हमारे पास होता है ऑक्सीटॉसिन के लिए। इन दोनों के लिए न्यूक्लियस इसीलिए होते हैं क्योंकि ये न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स होते हैं, इसलिए इनके लिए हम ये न्यूक्लियस जो है ना वो रीड करते हैं जो कि हाइपोथैलेमस के न्यूक्लियस में आते हैं। ठीक हो गया। 102 is urine examination of a patient with the diabetes demonstrate ketone bodies. What is the mechanism of formation of these ketone bodies? तो इसमें इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है। जो डीके के पेशेंट्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और कीटोन बॉडीज हमारे पास ज़्यादा होती हैं। और इसके अलावा एक और बात ये कि जो हम कीटोजेनेसिस के लिए ग्लूकागोन होता है और हमारे पास इंसुलिन होता है। ठीक है, तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि इंसुलिन डेफिशिएंसी जेनिक था और कीटोन बॉडीज वगैरह वो उसमें आ रही हैं, दूसरा इसको एसोसिएट कीटोन बॉडी। अच्छा, 103 ग्रोथ हार्मोन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन? तो ग्रोथ हार्मोन से मैंने आपको कहा याद करें, हाइपोग्लाइसीमिया देन स्लीप, दैट इज द नॉन रेम स्लीप। of the following hormone is of immense importance to access thyroid function? तो थायराइड फंक्शन के लिए हमने जो मेन है वो हमारे पास TSH ही है। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन by the C लीडिंग सेल्स, लीडिंग सेल्स पे LH चेक करती हैं और सर्टोलाइज सेल्स पे FSH चेक करता है, और जो सर्टोलाइज बस रिलीज करता है और जो लीडिंग सेल्स है वो टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ठीक हो गया। डेवलपमेंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, ये मैंने आपको ऊपर भी बताया कि प्रोजेस्टेरॉन के 3 मेन फंक्शंस आपने याद रखने हैं। पहले एंडोमेट्रियल थिकनेस, फिर सेक्रेटरी फेज, तीसरा एल्वेोलार एंडोब्यूल फॉर्मेशन। और ईस्ट्रोजन क्या करता है? वो ब्रेस्ट की डक्ट्स और एंडोमेट्रियल प्यूरिफिकेशन करता है। ठीक है, इसलिए एंडोमेट्रियल कार्सिनोमास होते हैं वो मेनली हमारे पास ईस्ट्रोजन से
ईस्ट्रोजन से होते हैं, और इसको ऐसे याद किया जा सकता है ई फॉर एंडोमेट्रियम एंड ई फॉर ईस्ट्रोजन। तो ईस्ट्रोजन जो है वो एंडोमेट्रियल प्रोलिफरेशन करता है। 107 इन अ डायबिटिक पेशेंट विद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन व्हाट विल हैपन इन पीएच, ठीक है। पैराथायराइड डायबिटिक पेशेंट में हमारे पास, सॉरी पैराथायराइड अमोन कहेगी, सॉरी फॉर दैट, इन द डायबिटिक पेशेंट विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंसुलिन, जब भी हम इंसुलिन देंगे तो उसकी पीएच इंक्रीज कर जाएगी, ठीक है। सी चैम के कैम्प सेकंड मैसेंजर सिस्टम है कि वो कैसे, और इसके अंदर हम पढ़ चुके हुए हैं। कैंप में हमारे पास है वो ग्लूकागोन हमने ठीक है, फ्लैट चैम्प के था, उसमें हमने ग्लूकागोन पढ़ा और हमने पढ़ा TSH, और इसके अंदर फ्लैट चैम्प के मैंने एक निमोनिक भी आपको बता दिया जिससे याद करना है। 9 is the person on exogenous steroids would have decreased blood levels of the ACTH, जब भी ACTH स्टेरॉइड उसके अंदर ACTH के लेवल इसलिए क्योंकि ACTH जो है वो हमारे पास मेलालोकॉर्टिकॉइड्स को मेनली जो है, सॉरी जो जी पिलाटा पे जो है वो ACTH हमारे पास एक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो हमने उसमें जो है वो, अगर हमारे पास हम एक्सोजेनस स्टेरॉइड्स दे देंगे तो वो नेगेटिव फीडबैक के ACTH देगा, और नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू ACTH जो है वो ठीक हो गया। अ पेशेंट प्रेजेंट विद द amenorrhea, his lab reveals a prolactin level of 6500 and best describes एडिनोमा, ठीक है। जब 6500 नैनोग्राम का प्रोलैक्टिन लेवल होगा तो वो मैक्रो एडिनोमा इसके अंदर आ जाता है कि से कम है तो वो ड्रग इंड्यूस्ड है, अगर 1000 है तो वो माइक, अगर 1000 से तो वो मैक्रो है, ठीक है। ये आगे भी ऑप्शन, जी जी। ये जो 107 में है ना कि इंसुलिन देने के बाद पीएच इंक्रीज होती है, तो ये थोड़ा एक्सप्लेन कर दें। अच्छा ठीक है, सही है। अच्छा, इसमें ये है कि जब हम इंसुलिन, तो हमारे पास ये होता है कि ये पोटेशियम की एंट्री इनटू द सेल जो है वो ज़्यादा करवाती है, ठीक हो गया। उसके पीएच का मतलब ये है कि हाइड्रोजन आयन जो है वो हमारे पास ज़्यादा होगी, राइट। जब पोटेशियम इनटू द सेल हाइड्रोजन फिर ज़्यादा होती है, उस करवाती है, जिसकी वजह से पीएच जो है वो हमारे पास इंक्रीज बख्तावर। जी जी मैम। ओके अच्छा, 110 पे थे हम अभी, जिसमें मैंने लेवल्स आपको 1000 से कम का लेवल आएगा दैट इज ड्यू टू ड्रग, 1000 तक आएगा तो माइक्रो एडिन से ज़्यादा ड्यू टू मैक्रो एडिन इज द कीटो एसिडोसिस। तो एसिटोएसिटेट हमने याद रखना है, ये कीटो एसिडोसिस मैम ये बोलिएगा प्लीज। ओके ओके। 110 में ये है कि उसने जो प्रोलैक्टिन लेवल बताया ना दैट इज 6500 नैनोग्राम, ठीक है। अगर 1000 का तो वो ड्रग इंड्यूस्ड होता है, ठीक है। प्रोलैक्टिन बाज़ दफा ड्रग इंड्यूस ज्यादा होता है, 1000 से कम लेवल आएगा। अगर तो 1000 की वो बात कर रहा है, ठीक है, तो दैट इज द माइक्रो एडिनोमा, ठीक है। वो माइक्रो प्रोलैक्टिनोमा माइक्रो एडिनोमा की बात, 1000 से ज्यादा की बात करेगा तो फिर हम उसमें मैक्रो एडिनोमा की तरफ जाएंगे, ठीक है। ओके मैम। ओके। ब्लड लॉस ड्यूरिंग द सी सेक्शन द एट्रोफी ऑफ द एड्रेनल कॉर्टेक्स, ब्लड लॉस होगा ज़्यादा उसकी वजह से एड्रेनल कॉर्टेक्स की, क्योंकि सप्लाई कम होगी, तो वो इसमें हम वो उसको मेनली कहेंगे एड्रेनल थे, लेकिन एड्रेनल मेडुला से ज़्यादा एड्रेनल कॉर्टेक्स पे इफेक्ट होता है, ठीक है। क्योंकि एड्रेनल कॉर्टेक्स एक मेजर पोर्शन, उसके अंदर हमारे पास GFR की आ जाती हैं, फिर उसमें BP के कंट्रोल का भी आ जाता है सारा, तो इसलिए जो है वो मेनली एड्रेनल कॉर्टेक्स अफेक्ट होता है ब्लड लॉस से, और rather than adrenal medulla. 113 a child presents with the frontal bossing and bowing of legs, the deficiency of which of the following substance better explains in vitamin D. vitamin D जो associated rickets होता है बच्चों में, उसमें bowing of legs आता है, ठीक आ जाती है। 114 is the level of parathyroid hormone is usually raised in, पैराथायराइड हार्मोन यूजुअली जो लेवल रेज्ड होगा वो होगा सूडो हाइपोपैराथायराइड ग्रेटर देन कार्सिनोमा में, ठीक है। ये एक सीक्वेंस याद रखना है कि जो सूडो हाइपोपैराथायराइडिज्म होते हैं दैट एक्ट पैराथायराइडिज्म,
में पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मली हमारे पास रेज्ड होता है, ठीक है। पैराथायराइड हार्मोन में 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक होता है सूडो, ठीक है। सूडो के अंदर वो एक्ट तो करता है कि वो हाइपो है, लेकिन उसके अंदर पैराथायराइड हार्मोन बहुत ज़्यादा लेवल इंक्रीज होता है ऑलरेडी, ठीक। A patient has cognitive cardiac disease and secondary hyperaldosteronism. The condition is due to, अब इसके अंदर हम रेनिन आ जाता है। जब भी ये बात करें, एक होती है प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म। प्राइमरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म इज एसोसिएटेड विद इंक्रीज एल्डोस्टेरॉन, ठीक है। एल्डोस्टेरॉन का लेवल जब भी होगा, लेकिन जो सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म है दैट इज ड्यू टू रेनिन, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम। रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम क्या करता है, वो एंजियोटेंसिन को रिलीज करता है, एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन का रिलीज करता है फ्रॉम द ग्लोमेरुलर, तो वो इस तरह एक्ट करता है पूरा साइकिल। लेकिन जब हम सेकेंडरी की बात करेंगे तो वो एंजियोटेंसिन 2 की नहीं हम बात करेंगे, हम रेनिन की डायरेक्ट बात करेंगे कि वो जो है वो सिस्टम सेकेंडरी हाइपरएल्डोस्टेरोनिज्म कर रहा है। 116 थायराइड मूव्स विद द स्वॉलोइंग ड्यू टू प्रीट्रेकियल फेशिया होता है, ठीक है, जिसकी वजह से थायराइड जो है वो मूव करता है, ठीक है। और इसमें ये भी एक ऑप्शन आता है कि जब थायराइड की इस तरह की स्वेलिंग होगी तो ये एंटीरियर मीडियास्टिनम को कवर करेगा, ठीक हो गया। ट्रेकियल फेशिया के अंदर आ जाएगा। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि एबनॉर्मल ओवर ग्रोथ थिकनिंग ऑफ द बोन इज ड्यू टू सेल्स ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस। ओवर ग्रोथ थिकनिंग इसलिए ये बोल रहा है क्योंकि वहां पे जो है वो एडिनो हाइपोफिसिस मतलब कि पिट्यूटरी एंटीरियर हमारे पास ग्रोथ हार्मोन रिलीज हो रहा होता है, इसीलिए ऑप्शन ऑफ सेल्स ऑफ एडिनो हाइपोफिसिस चूज करें कि ओवर ग्रोथ में ग्रोथ हार्मोन का फंक्शन होगा। 118 में आ जाता है प्रोलिफरेशन ऑफ द मेमोरी डक्ट्स। डक्ट्स और फैट डेपोजिशन क्या करता है, ईस्ट्रोजन। अल्वेलाई और लोब्यूल्स के लिए क्या होता है, प्रोजेस्टेरॉन। ALP हम याद करते हैं ना, alveoli and lobules for the progesterone, और estrogen for the ducts, ED for the ducts, फैट के लिए भी ईस्ट्रोजन। ऑस्टियोपोरोसिस शोज विच ऑफ द फॉलोइंग लैब वैल्यू। पैराथायराइड हार्मोन ऑस्टियोपोरोसिस में पैराथायराइड हार्मोन नॉर्मल होता है, उसमें उसका ठीक उनका ऑस्टियोपोरोसिस में, क्योंकि उसकी ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी नहीं होती है, ठीक है, क्योंकि उसकी सिर्फ ऑस्टियोब्लास्टिक एक्टिविटी होती है। और पैराथायराइड हार्मोन अगर ऑस्टियोब्लास्ट ज़्यादा हों तो फिर ऑस्टियोक्लास्ट के साथ उनके रिसेप्टर्स एक्ट करते हैं, ठीक है, ये पूरा फिनोमेना चलता है। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में पैराथायराइड हार्मोन का लेवल नॉर्मल रहता है हमारे पास। विच ऑफ हाइपोथायराइड पेशेंट, तो हाइपोथायराइडिज्म का एक ऊपर हमने सिनेरियो पढ़ा जिसके अंदर TSH का प्रॉब्लम था, तो उसमें कोलेस्ट्रोल भी उन्होंने लिखा हुआ था। तो जब भी इस तरह का ऑप्शन आए तो हाइपोथायराइड पेशेंट में हमारे पास कोलेस्ट्रोल के डिपॉजिट, कोलेस्ट्रोल क्रिस्टल्स ये बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। A patient having the acromegaly and amenorrhea adenoma of acidophils, acidophils क्यों, क्या एसिड वो था एसिड पिग के नाम से। एसिड पिग में क्या होता है, एसिड इज द एसिडोफिल्स, ये हाइपर रिलीजिंग एंटीरियर या पोस्टीरियर पिट्यूटरी में जो हमारे पास हार्मोन्स होते हैं उनके अंदर हमारे पास ये आ जाता है कि कुछ एसिडिक होते हैं और कुछ बेसिक होते हैं, ठीक है। तो जो एसिडिक होते हैं उनका ये आपने याद कर लो कि एसिड पिग्स होते हैं। पिग्स फॉर मतलब प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। एसिडोफिलिक्स आपके पास सिर्फ 2 ही होते हैं, दैट इज द प्रोलैक्टिन एंड ग्रोथ हार्मोन। तो ग्रोथ हार्मोन इज फॉर द एक्रोमेगैली, ठीक है, और एमेनोरिया भी प्रोलैक्टिन के साथ एसोसिएटेड है, ठीक हो गया। जब प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस होगा तो क्या होगा कि गोनाडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन कम होगा, FSH-LH कम हो जाएगा तो एमेन्यूरिया हो जाएगा, राइट। और ग्रोथ हार्मोन ज़्यादा हो जाएगा एंड दैट इज द एसिडोफिल्स, ठीक है। 122 डिक्रीज फॉस्फेट इंक्रीज कैल्शियम विल डिक्रीज विच ऑफ द मैम इसमें बेसोफिल्स कौन से बताया आपने? नहीं, मैंने एसिडोफिल्स ही आपको बताए हैं एसिड पिग के नाम से। दैट इज द एसिडिक्स आर द प्रोलैक्टिन, जी जी जी। ठीक है। आ रहे हैं 122 फॉस्फेट लेवल है, इंक्रीज कैल्शियम विल डिक्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 1 to 5
डी जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, कैल्शियम ज़्यादा हो गई है, और 1 to 5 जो है वो हमारे पास कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी कन्वर्जन जो है 25 1 to 5 में हो रही है, और फिर वो यूटिलाइज हो रही है विटामिन डी, और इंक्रीज कैल्शियम हो रहा है, तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगा 1 to 5। और इसमें ये भी आ सकता है कि पैराथायराइड डिक्रीज करता है, जहाँ पे फॉस्फेट को और कैल्शियम को ज़्यादा करता है, तो वो 1 to 5 विटामिन डी का लेवल वो कम हो जाता है। ठीक हो गया। Suckling response causes what? Decrease gonadotropin release होंगे, प्रोलैक्टिन रिलीज होगा तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है वो कम हो जाएगा। मैक्सिमम ग्रोथ अकर्स इन होलिंग फेज, तो होती है, और फास्टेस्ट ग्रोथ जो होती है वो होती है। लास्ट से इंट्रायूटाइन जो चीज़ बहुत जल्दी, बच्चा बहुत जल्दी ग्रो करता है। जैसे आपको पता है कि ऑर्गेनोजेनेसिस जो है वो में तकरीबन कंप्लीट हो जाती है। ठीक, बच्चा बहुत जल्दी यूट्राइन मैक्सिमली कैसे ग्रो करता है, जब वो एडोलेसेंट में पहुंच जाता है मैक्सिमली ग्रोथ हो जाती है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास एमसीक्यूज इसके अभी जो फिजियो के हैं 221 है। जो है वो हम अभी 15 मिनट्स का जो है वो रख के हाँ डिस्कस कर लें इसको। आपको आवाज आ रही है मेरी? यस डॉक्टर। ठीक है, ओके। तो अब हम इसको अभी बाकी एमसीक्यू के 124 तक हमने इसको डिस्कस किया है, कल बाकी हम इंशाल्लाह इसको कंटिन्यू करेंगे फर्दर। ठीक हो गया। अगर अभी जो हमने पढ़ा है इसमें से कोई भी किसी को कोई सवाल हो, या आप लोग इसको दोबारा पढ़िएगा ज़रूर इन एमसीक्यूज को जो हमने किए हैं, ठीक है? तो इनको दोबारा एक दफ़ा रिवाइज कीजिएगा। उसमें से अगर कोई क्वेश्चन हो या आगे कोई आगे पढ़े उसमें से किसी को भी पूछ सकता है, ठीक है? को कोई क्वेश्चन करना हो तो जी जी 29 MCQs है। इंसुलिन रिलीज इज इंक्रीज बाय, तो ठीक है। इसमें पहले GIP लगाना होता है और फिर सिक्रेटिन देन GIP। नहीं वैसे हाँ इस तरह का ऑप्शन आता नहीं है, लेकिन सिक्रेट जीआईपी, ठीक है? ओके मैम। ओके। एक एमसीक्यूज ये भी मुझे बता दें डॉक्टर कि एक बाकी सारे हमने इफेक्ट्स तो पढ़ लिए इनके, इमीडिएट और इंटरमीडिएट और लेट। इसका एक मेटाबॉलिक इफेक्ट के अंदर वो कार्ब्स, प्रोटीन और फैट कह रहे होते हैं हम। हाँ जी उसी को ही हम कह रहे होते हैं, क्योंकि इसी का यही मेटाबॉलिक कि उसका जो हमने इंटरमीडिएट इफेक्ट पढ़ा कि वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा होता है, और दूसरा फैट इफेक्ट, तो ये मेटाबॉलिकली इसी तरह ही मैनेज करता है इंसुलिन। ओके।